हाय गाइस, स्वागत है आपका। क्या हाल चाल। आज हम करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर 3 नए स्टैंडर्ड्स। कौन कौन से जी? एसए नंबर 800, 805 एंड 810। 3 स्टैंडर्ड करेंगे और हमारे स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग कंप्लीट हो जाएंगे। बेसिकली ऑडिट वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं रिव्यू एंगेजमेंट्स। आज वाले लेक्चर को मिलाकर 3 लेक्चर आएंगे जिसके अंदर हमारे जितने भी न्यू एडिशन हैं स्टैंडर्ड्स के वो सारे कंप्लीट हो जाएंगे आपके। तो चलिए जी, सबसे पहले तसल्ली से आराम से देखिएगा लेक्चर को, प्लीज स्पीड वगैरह कुछ भी मत बढ़ाइएगा। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो लेक्चर्स को 1.5x पे देखते हैं, उनसे गुजारिश है आराम से देखिए। अगर आपको लग रहा है बहुत स्लो है तो 1.25 तक आप मैनेज कर लीजिए। 1.5 मुझे लगता है बहुत फास्ट हो जाता है, जहाँ पे आपको कंटेंट की अंडरस्टैंडिंग तो मिल जाती है लेकिन रिटेंशन में आपके पास कुछ भी नहीं रहता है। फिर आपको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा उन चीज़ों को रिटेन करने के लिए। आपके लिए मैं 3 स्टैंडर्ड लेकर आया हूँ। ऐसे 800 सीरीज़ के अंदर बेसिकली 3 स्टैंडर्ड आते हैं, जो कि है आपका सबसे पहले एसए नंबर 800 में। यहीं दिखा देता हूँ, ये तीनों के मैंने हैंड रिटन नोट्स आपके लिए बनाए हैं जो कि अवेलेबल है आपकी गूगल ड्राइव पे। आप गूगल ड्राइव पे जाओ, हैंड रिटन नोट्स में जाना, आप स्टैंडर्ड्स के नोट्स के अंदर आपको 3 नए नोट्स ये ऐड हुए मिल जाएंगे। आप इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं और इनको प्लीज़ अपनी नोटबुक में बना लीजिएगा। ऐसे 800 जो बात करता है वो बात करता है कि अगर आप ऑडिट कर रहे हो किसी एक स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क में तो आपको क्या ध्यान रखना है। देखिए, मैंने एक वर्ड बहुत कॉमन बोला है, क्या कि अगर आप ऑडिट कर रहे हो, तो ये रिव्यू की बात नहीं कर रहा हूं मैं, अभी ऑडिटिंग की ही बात कर रहा हूं कि अगर हम ऑडिटिंग कर रहे हैं किसी एक स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क में। ये स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क क्या हो सकता है? मान लीजिए किसी गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट है कि आप ना अपने जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट जैसे बनते हैं वैसे बनाते रहो। हमारी ये रिक्वायरमेंट है, आप हमें अपने फाइनेंशियल इस रिक्वायरमेंट के हिसाब से, हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रेजेंट करके दो। ठीक है, सेबी की कोई अपनी अलग रिक्वायरमेंट है, क्रेडिटर्स की कोई अपनी अलग रिक्वायरमेंट है, किसी की भी बेसिकली कोई एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट हो सकती है, कोई एक कॉन्ट्रैक्चुअल अरेंजमेंट हो सकता है आपका। उसके लिए आप जो फाइनेंशियल बना रहे हो उसको मैं बोल रहा हूँ स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क। ठीक है, ठीक है। आप इंडियन गैप में फाइनेंशियल बना रहे हो, साथ ही साथ यूएस गैप में भी फाइनेंशियल बना रहे हो, ये भी एक आपका डिफरेंट फ्रेमवर्क हो जाता है जो हमारा जनरल पर्पस है। उसके अलावा तो कौन सा स्टैंडर्ड लगेगा? एसए नंबर 800। पहले मैं तीनों के नाम बता रहा हूँ, तीनों का अलग अलग पर्पस बता रहा हूँ, फिर हम उसके बाद एक एक स्टैंडर्ड के अंदर डिटेल में जाएंगे। तो एसए 800 समझ आया, बड़ा बेसिक है कि जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अलावा जब आप किसी स्पेसिफिक पर्पस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं तब आपको एसए 800 को फॉलो करना है। ठीक है जी, आगे चलते हैं 805 पे। 805 क्या बोलता है? बहुत ही प्यारी सी बात करता है ये, सिंगल सी। ये बोलता है कि आप अभी तक फुल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करते हुए आए हो, अगर आपको मान लो करना पड़ जाए सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट। सिंगल का मतलब क्या है सर? मान लो कोई आपको बोले कि सिर्फ बैलेंस शीट का ऑडिट करो, बोले सिर्फ रिवेन्यू का ऑडिट कर दीजिए, सिर्फ कैश फ्लो स्टेटमेंट का ऑडिट करके दीजिए, या और बारीक चले जाए, सिंगल फाइनेंशियल भी छोड़ो, कैप्शन का अगर आपको ऑडिट करना पड़ जाए, आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का अगर आपको ऑडिट करना पड़ जाए, कोई बोले आपको डायरेक्टर का ऑडिट कर दो, क्रेडिटर का ऑडिट कर दो, रिवेन्यू बता दो, हमारा रिवेन्यू का ऑडिट कर दीजिए, तो ऐसे केस में एक स्टैंडर्ड है एसए नंबर 805 जो कि बोलता है ऑडिट ऑफ सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड स्पेसिफिक एलिमेंट। अगर आपको इनका ऑडिट करना पड़ जाए तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है। 800 किसकी बात करता था? याद करो, 800 बात करता था स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क। क्या पूरे फाइनेंशियल बना रहे हो, स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क के हिसाब से बना रहे हो, 800 लगेगा। 805 क्या कहता है कि आप भैया किसी एक एलिमेंट या सिंगल फाइनेंशियल का ऑडिट कर रहे हो। अच्छा, एक बात बताइए सभी स्टूडेंट, आराम से सोचकर अपना रिप्लाई दीजिएगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज है, ठीक है सर, यहाँ पे रिलायंस है, वो अपने एक फाइनेंशियल बना रही है जनरल पर्पस में। ठीक है सर, वो यहाँ पे जनरल पर्पस फाइनेंशियल बना रही है, उसकी ऑडिट रिपोर्ट बन गई, पब्लिक में चली गई। अब गवर्नमेंट कहती है कि गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट है, मान लीजिए कि आप ना एक फाइनेंशियल हम आपको फॉर्मेट दे रहे हैं उसके हिसाब से बनाओ, तो ये क्या हो गया? स्पेसिफिक पर्पस। ठीक है जी, स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क। इसी रिलायंस के पास जब ये गवर्नमेंट अपना स्पेसिफिक पर्पस का ऑडिट करवा रही है, साथ ही साथ क्रेडिटर भी आ जाते हैं कि भैया एक काम करो, हमें ना रिवेन्यू का और डेटर से रिलाइजेशन का ऑडिट करके दो। आप मुझे बताइए कौन सा स्टैंडर्ड कहाँ पे लगने वाला है। एक ही केस में तीनों चीज़ें मैंने डाल दी है। ये जनरल पर्पस फ्रेमवर्क है तो यहाँ पे आपका एसए नंबर 720 तक सारे एसए लग जाएंगे। ठीक है, 100 से स्टार्टिंग से।
गवर्नमेंट जब स्पेसिफिक पर्पस के लिए काम करवा रही है तो आपने कहा सर यहाँ पे हम एसए नंबर 800 सीरीज की जो भी रिक्वायरमेंट रहेगी उसको फॉलो करेंगे। और सर जैसे ही आपने बोला कि हम किसी एक कैप्शन या आइटम का ऑडिट करने वाले हैं, किसी एक कैप्शन या किसी एक आइटम का, तो सिंगल आइटम का या कैप्शन का ऑडिट करने के लिए कुछ गाइडेंस दी हुई है। एसए नंबर 805 में हम 805 को फॉलो करेंगे। अब बात करते हैं एसए नंबर 810। तीनों आपको एक साथ करने हैं हमेशा। 810 क्या बोलता है? 810 बोलता है कि यदि आप समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हो, एब्रिज्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हो, कंडेंस्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हो, तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है। थोड़ा सा मैं डिटेल में समझा देता हूँ। आप लोग इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट बनाते हो? सर बिल्कुल बनाते हैं। उसमें आपने कंसेप्ट पढ़ा था फ्लैश रिपोर्ट, समरी रिपोर्ट। मतलब ऑडिटर साहब क्या करते हैं, एक डिटेल रिपोर्ट बनाते हैं, उसी की ही एक समरी रिपोर्ट भी बना देते हैं जो जिनको आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सामने प्रेजेंट करते हो, जो कि फटाफट से की पॉइंट्स को देख लेते हैं। मान लीजिए उसी तरह से एक मेन कंप्लीट जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन गए। मैनेजमेंट चाहती है कि यार एक ना समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन जाए, कंडेंस्ड फॉर्म में फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन जाए, जिनको हम बेसिकली किसी के लिए भी कोई उसके इंटेंडेड यूजर हो सकते हैं। जैसे कि मान लो सीईओ साहब को पूरे फाइनेंशियल नहीं देखने हैं, कंडेंस्ड देखने हैं। हमारे बैंकर को पूरे फाइनेंशियल तो हमने दे ही दिए, साथ ही साथ कंडेंस्ड फाइनेंशियल भी चाहिए। तो जब आप समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट कर रहे हो तो आप किन चीज़ों का ध्यान रखोगे, वो बात करेगा एसए नंबर 810। समरी फाइनेंशियल मतलब ये वो फाइनेंशियल है जो मेरे कंप्लीट फाइनेंशियल में से ही निकाले हैं मैंने, और जिनको मैंने समरी बना दिया है, जिनको मैंने क्या कर दिया है, समरी कर दिया है। ये था समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अच्छा जी बेटा, तीनों के पहले पर्पस मेरे साथ रिपीट करो। एसए 800 का क्या पर्पस था? सर एसए 800 हमें बोलता है कि यदि हमारा कोई भी स्पेसिफिक पर्पस स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क के हिसाब से हम काम करेंगे तो 800 लगेगा। 805 क्या बोलता है? यदि मैं किसी सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट या आइटम का ऑडिट करता हूं तो 805 लगेगा। 810 क्या बोलता है कि यदि हम फुल फाइनेंशियल से समरी फाइनेंशियल का ऑडिट भी करते हैं तो हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है, ये समरी है। अब आप एक बात बताइएगा, सोचकर, आराम से सोचकर बताइएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है। मान लीजिए रिलायंस क्लाइंट है हमारा, ठीक है। ये मैं मेन ऑडिटर की बात कर रहा हूं। यहां पे मेन ऑडिटर का मतलब ये फुल सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट जिसने किया है वो फर्म है रिलायंस के केस में ENY। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है सर। मेन ऑडिटर ने अपनी ऑडिट रिपोर्ट बना के दे दी। साथ ही साथ अब एक सेबी की रिक्वायरमेंट आ गई, किसी की भी आ सकती है। उसने कहा भैया कुछ स्पेसिफिक पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के दो और उनका ऑडिट करवा के दो। आप मुझे बताओ, क्या रिलायंस EY की जगह क्या KPMG को हायर कर सकती है इस स्पेसिफिक पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए? आंसर दीजिए, आंसर दीजिए यस और नो में। और ये चीज़ें जो मैं लिखवा रहा हूँ बाद में प्लीज़ जरूर लिख लीजिएगा। आंसर कैन बी यस, बिल्कुल हो सकता है सर। हमारे मेन ऑडिटर EY थे और अभी जो हमारे स्पेसिफिक पर्पस के लिए हम ऑडिट करवा रहे हैं वो KPMG से करवा रहे हैं। चलो जी, ये हो गया हमारा एसए नंबर 800 जिसकी हमने बात की। मैंने यहाँ पे बताया था मेन ऑडिटर, यहाँ पे मैंने आपको बोला ये एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए काम करवाया। ठीक है जी, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। यहां पे मेन ऑडिटर आपके EY ही हैं, मेन ऑडिटर आपके EY ही हैं बेटा। और यहां पे ना एक अब आपको डेटर का ऑडिट करवाना है। सिर्फ किसका ऑडिट करवाना है? डेटर का। क्या आप KPMG को हायर कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हैं सर। KPMG आएगा, डेटर का ऑडिट करेगा, डेटर से रिलेटेड सारे एविडेंसेस ऑब्टेन करेगा, सारी इन्फॉर्मेशन देगा और अपनी रिपोर्ट बना के दे देगा। तीसरा एग्जांपल, मेन ऑडिटर EY है और आप अब समरी ऑडिट के लिए, ये क्या था? समरी, मेन ऑडिट का ही समरी करना है, मेन फाइनेंशियल का ही समरी करना है। क्या आप KPMG को हायर कर सकते हो? आंसर इज नो। यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ ENY को हायर कर सकते हैं एसए नंबर 810। उसका रीज़न ये है क्योंकि जिस बंदे ने डिटेल में काम किया होगा EY ने, वही तो उसकी समरी बनाएगा। अगर मैं डायरेक्टली किसी को समरी के लिए अपॉइंट कर लूँगा तो ना ही तो उसने रिस्क असेसमेंट किया होगा ढंग से, ना ही उसको अकाउंटिंग की नॉलेज होगी। डिटेल पूरे लेवल पे बात करोगे ना आप तो वो कैसे उसकी समरी बना पाएगा? तो 810 में आपको स्पेशल एक पॉइंट याद रखना है, वो ये
कि 810 में अगर मेन ऑडिटर ही आप समरी ऑडिट के लिए अपॉइंट करते हो तभी वो काम कर पाएगा, आप किसी न्यू ऑडिटर को अपॉइंट नहीं कर सकते। ये चीज़ आपने याद रखनी है, प्लीज़ इसको आप मार्क कर लीजिएगा। बाकी दोनों जगह पे हो सकता है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो जी, अब मैं आपको करवा रहा हूँ एसए नंबर 800। सबसे पहले आई होप आपको तीनों स्टैंडर्ड का काम समझ आ गया हो। 800 किसके लिए था? स्पेसिफिक पर्पस। 805 किसके लिए था? सिंगल आइटम। 810 किसके लिए था? समरी के लिए था। लेकिन तीनों में ही आपने क्या बोला? हम ऑडिट कर रहे हैं, ठीक है। तीसरे के अंदर हम समरी बना रहे हैं, तो उसको आप एंगेजमेंट बोल सकते हो। लो जी, सबसे पहले मैं आपको चार्ट से करवाऊंगा, फिर उसके बाद हम मेन बुक पे चलेंगे और आखिरी में हम क्वेश्चंस देखेंगे तीनों स्टैंडर्ड के। एसए नंबर 800 बोलता है ऑडिट अंडर स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क। तो मैंने यहां पे दे दिया एग्जांपल क्या क्या हो सकता है भैया स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क का। सर किसी रेगुलेटर की रिक्वायरमेंट हो सकती है, सर क्रेडिटर की रिक्वायरमेंट हो सकती है, सर किसी कॉन्ट्रैक्ट की रिक्वायरमेंट हो सकती है, बैंक की रिक्वायरमेंट हो सकती है, हो सकता है कंपनी किसी दूसरी कंट्री में रजिस्टर्ड हो, वहां की रिक्वायरमेंट हो सकती है। तो आप मुझे एक बात बताइएगा, सभी आराम से सोचकर बताना। आपने कहा ठीक है जी, स्पेशल पर्पस में मेरी किसी दूसरे बंदे की कोई रिक्वायरमेंट हो सकती है, उसके हिसाब से फाइनेंशियल बनने हैं, ऑडिट करना है। क्या आप यहां पर भी एसए नंबर 200 से लेकर, आराम से सोचना, एसए 720 तक क्या आपको लगता है सारे फॉलो होने चाहिए? सोचकर बताओ आराम से। भाई आपको मैंने कहा कि एक स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क से ऑडिट करो, तो क्या आपको लगता है जितने मेरे पीछे वाले सारे स्टैंडर्ड थे क्या वो सारे फॉलो होने चाहिए? आंसर कैन बी यस सर। जितने भी रेलेवेंट स्टैंडर्ड है वो सारे हम फॉलो करेंगे। जैसे एसए 200 क्या बोलता था? एथिकल रिक्वायरमेंट्स आपको चेक करनी है, इंडिपेंडेंस आपको चेक करना है, तो वो इस केस में भी हम करेंगे अगर हम स्पेशल पर्पस के लिए आ रहे हैं तो। ऐसे 210 क्या बोलता है कि आपको एक एग्रीमेंट लेना है। उस एग्रीमेंट में क्या होता था? सर उस एग्रीमेंट में मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती थी, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी, कुछ प्री कंडीशंस भी होती थी, वो सारी भी आप यहां देखोगे। ऐसे 220 में आप क्वालिटी देखते हो। तो बेसिकली जो जो रेलेवेंट स्टैंडर्ड्स हैं वो सारे हमें, जब भी हम किसी स्पेशल पर्पस के हिसाब से काम करेंगे तो भी हम करने वाले हैं। देखो 3 स्टैंडर्ड में ना मैं कॉमन रिक्वायरमेंट साथ साथ करवा रहा हूं, क्योंकि तीनों के अंदर ना ये कॉमन पॉइंट्स हैं। क्या अगर आप किसी पार्ट का ऑडिट करते हो तो क्या ये बातें आप तब भी देखोगे? डेफिनेटली सर, तब भी देखनी पड़ेगी। क्या अगर समरी करते हो तब भी देखनी पड़ेगी? सर समरी के केस में तो रिक्वायरमेंट ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जब मेन ऑडिटर ही समरी बनाएगा तो समरी मेन ऑडिट के टाइम पे उसने अपना इंडिपेंडेंस, एथिकल रिक्वायरमेंट सारी चीजें देख ली होंगी। तो 810 पे दोबारा मैं देखूंगा ही नहीं, क्योंकि मैं ही तो हूं ऑलरेडी और मैं तो इंडिपेंडेंट था ही। तो बेसिकली सबसे पहले मैंने आपको एग्जांपल्स बताए कि स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट कब कब पड़ सकती है। कुछ एग्जांपल देख लीजिए। आपको 3 चीजों पे बात करनी है बस। मतलब कहने का मतलब ये, यहाँ पे मैं आपको कोई भी नई बात नहीं पढ़ाने वाला हूं। जो हमारे पीछे जिस तरीके से ऑडिट होते हुआ है उसी तरह से आपका ऑडिट होने वाला है। स्पेशल पर्पस है तो बस आपने पर्पस का रीजन जानना है, क्यों कर रहे हैं वो देखना है, और कुछ स्पेशल कंसिडरेशन लगाना है, और एक ऑडिट रिपोर्टिंग पे हम थोड़ी सी बात करेंगे। उसके अलावा स्टैंडर्ड के अंदर कुछ भी नहीं है। तो 3 बातों पे बात करनी है। देखिए मैंने आपको बताया, सबसे पहले एंगेजमेंट एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस के टाइम पे आपको कुछ चीज़ों को ध्यान रखना है, वो आपको देखनी है। एक्सेप्टेंस के टाइम पे अभी क्लाइंट क्या रेलेवेंट एफआरएफ जो कि एक्सेप्टेबल है क्या, उसे फॉलो कर रहा है क्या। मैं जनरल की बात नहीं कर रहा, स्पेसिफिक भी तो एक्सेप्टेबल होना चाहिए ना। उसके बाद अगर मैं कोई भी क्लाइंट करता हूं, चाहे वो जनरल पर्पस से हो या फिर स्पेशल पर्पस से हो, आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी और उसके बाद आप क्या करेंगे? एग्जीक्यूशन। तो कुछ बातें आपको प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन परफॉर्मिंग के टाइम पे देखनी है। एंड फाइनली आप एक ओपिनियन बना के रिपोर्ट करेंगे। तो अगर देखें तो सर ये तो हमारा फ्लो ऑफ ऑडिट हो गया। एक्सेप्टेंस, प्लानिंग, परफॉर्मेंस, ओपिनियन बना के रिपोर्ट देना। इन 3 बातों पे ही हमें चर्चा करनी है। तो सबसे पहला पॉइंट आता है एंगेजमेंट के एक्सेप्टेंस का। एक्सेप्टेंस के टाइम पे हमें ये देखना है, क्लाइंट से पूछना है। क्लाइंट ने मान लो जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करवा लिया। अब आप क्लाइंट से पूछोगे कि इन फाइनेंशियल का पर्पस क्या है, आप स्पेसिफिक पर्पस फाइनेंशियल्स क्यों बना रहे हो, इंटेंडेड यूजर कौन है, किसके लिए बना रहे हो, और क्या एफआरएफ है, एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ एफआरएफ आपको चेक करना है एंगेजमेंट एक्सेप्टेंस के टाइम पे कि क्या एफआरएफ है, कौन से एफआरएफ के हिसाब से अपने फाइनेंशियल बनाने वाले हो, उसकी एक्सेप्टेबिलिटी आपको चेक करनी है। तो एंगेजमेंट एक्सेप्टेंस पे 3 पॉइंट आते हैं आपके। नंबर 1 पर्पस, नंबर 2 इंटेंडेड यूजर, एंड नंबर 3 एफआरएफ। ठीक है जी। देन आप करेंगे एंगेजमेंट प्लानिंग एंड परफॉर्मेंस। मैंने आपको बता ही दिया आपको क्या करना है भैया, सारे स्टैंडर्ड को फॉलो करना है। सबसे पहले कॉमन क्या हो गया, जो जो रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड है वो सारे फॉलो करने हैं। आपने एसए 315 का रिस्क असेसमेंट भी करना है।
अगर इतनी बात बोल दूं तो मैं सारी बातें, चैप्टर खत्म, स्टैंडर्ड खत्म, ठीक है सर फिर तो ऑडिट कर लेंगे। जो स्पेसिफिक पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट रहेगा उस एफआरएफ को देख लेंगे, उसके हिसाब से फाइनेंशियल बने या नहीं बने। बाकी तो पूरा ऑडिट हमें आता है कैसे क्या करना है, वॉक थ्रू करेंगे, टीओसी करेंगे, टीओडी करेंगे, सब्सटेंटिव करेंगे, रिपोर्ट बना के दे देंगे। तो देखिए वही लिखा है, कहते हैं एसए 200 की आपको एथिकल रिक्वायरमेंट भी फॉलो करनी है, ठीक है, अदर एसेस को भी फॉलो करना है अनलेस इट इज नॉट एप्लीकेबल, और आपने रेलेवेंट ऑडिट प्रोसीजर लगाने हैं। तो यहाँ तक मैंने आपको कोई भी नई चीज़ नहीं बताई, यहाँ पे सिर्फ 3-4 स्टैंडर्ड का रेफरेंस लिया है एग्जाम्पल बेस पे और आपको समझाया गया है, क्योंकि कंटेंट में तो सिर्फ वन लाइनर कंटेंट ही होगा ना। तो आपकी मेन बुक आईसीएस स्टडी मटेरियल में भी 3-4 स्टैंडर्ड का रेफरेंस लेके समझाया है। आप चाहो तो हर स्टैंडर्ड के ऊपर एक डिस्कशन कर सकते हो, दो चार बातें कर सकते हो कि यहाँ पे ऐसा है, स्पेशल पर्पज में एक ये एडिशनल चीज़ ध्यान रखनी होगी। अब जैसे ऐसे 320 का एक एग्जाम्पल लिया, जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर हम जब मटेरियलिटी निकालते हैं तो बताओ किसी एक स्पेसिफिक यूजर को ध्यान में रख के मटेरियलिटी निकालते हो या ग्रुप एज ए कॉमन ग्रुप की रिक्वायरमेंट को देखते हो, कॉमन यूजर देखते हो फाइनेंशियल के, सर कॉमन देखते हैं। लेकिन ऐसा हो सकता है स्पेशल कंसिडरेशन ऑफ फाइनेंस स्पेसिफिक जो मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहा हूँ उस पर मैं किसी एक यूजर स्पेसिफिक को ध्यान में रखते हुए मटेरियलिटी निकालूं, ये एक डिफरेंस हो सकता है। देखिए स्पेसिफिक कंसिडरेशन एज पर स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको देखना है। जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम क्या करते हैं, ऐसे 320 को फॉलो करते हैं कॉमन नीड्स को देखते हुए। यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि मैं किसी स्पेसिफिक यूजर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से ऐसे 320 को अप्लाई करूँ, ठीक है। इफ स्पेशल पर्पस, अगर स्पेशल पर्पस है तो आपने क्या करना है, ऐसे 320 फॉलो करना ही करना है, लेकिन उसके साथ जो भी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है उनका हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये हो गया ऐसे 320, ऊपर आपका था ऐसे 200। अगला एक डिस्कशन है ऐसे नंबर 260 का, जो कि क्या बोलता था, कम्युनिकेशन विद दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस। आप मुझे एक बात बताइएगा, अच्छा यहाँ मैंने लिखा हुआ है, आप मुझे एक बात बताइएगा, जो हमारे फुल सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं उनको बनाने की जिम्मेदारी आपको पता है, उनको प्रिपेयर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, मैनेजमेंट या फिर दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस। मतलब इनको ओवरसाइट करने की, इनको रिव्यू करने की, इन दोनों की जिम्मेदारी होती है, और ये लोग एट द एंड सिग्नेचर कर देते हैं, अप्रूव कर देते हैं फाइनेंशियल्स को। ये मेरे फुल सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। क्या ऐसा हो सकता है कंपनी ने 10 या 5 अलग अलग सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रखे हों? हो सकता है क्या, बिल्कुल बना रखे होंगे सर। हो सकता है किसी एक क्रेडिटर की रिक्वायरमेंट अलग है, किसी एक कॉन्ट्रैक्ट की रिक्वायरमेंट अलग है, सेबी की रिक्वायरमेंट अलग है, बाकी 4 लोगों की रिक्वायरमेंट अलग है जिनके लिए कंपनी फाइनेंशियल्स बना रही है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस बैठी हुई है, 5 लोग हैं, ठीक है। आपने जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए, दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस कहेगी लाओ जी दिखाओ, वो फाइनेंशियल्स को देखेगी, रिव्यू करेगी, हो सकता है ऑडिटर के साथ भी डिस्कस करे काफ़ी चीज़ें, बात खत्म। फिर आप दोबारा आते हो गेट ओपन करके और आप कहते हो सर ये 5 फाइनेंशियल हो रहे हैं, ये 5 फाइनेंशियल हो रहे हैं, जरा इनको भी रिव्यू कर लो। दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस क्या ऐसा बोल सकती है, यार ये फाइनेंशियल मेरे पास मत लेकर आओ, ये जो हमारे नीचे की जो मैनेजमेंट है उनको रिव्यू करवा दो, उनसे अप्रूव करवा के आप डिपॉजिट कर दो जहां जहां देना है। मतलब ऐसा हो सकता है जो लोग स्पेसिफिक पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में इन्वॉल्व हो वो लोग जनरल पर्पस में ना हो। उल्टा करके बोलता हूँ, हो सकता है जो लोग जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इन्वॉल्व हो वो लोग स्पेसिफिक में इन्वॉल्व ना हो। तो ऐसे ना, जो भी बंदा इन्फॉर्म है ऑडिटर को उससे बात करनी पड़ेगी, उसको इन्फॉर्म करना पड़ेगा, उसके साथ डिस्कस करना पड़ेगा। तो ऐसे 260 में बस एक डिफरेंस बताया गया है। क्या कहता है, आइडेंटिफाई रेलेवेंट पर्सन टू कम्युनिकेट। क्योंकि आप ये मत सोचना कि जनरल पर्पस में मैं मिस्टर एक्स से मिला था, हो सकता है स्पेसिफिक पर्पस में मिस्टर वाई रेलेवेंट पर्सन है, तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। मैंने एग्जांपल लिख दिया ताकि आप कंफ्यूज ना हो। जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस इन्वॉल्व होती है, हो सकता है स्पेसिफिक में दे आर नॉट इन्वॉल्व, तो आपको रेलेवेंट पर्सन को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो यहाँ तक एक बार दोबारा देख लीजिए। ऐसे 800 स्पेसिफिक पर्पस, कुछ एग्जाम्पल दिए। 3 चीज़ों पे आपको बात करनी है, एक्सेप्टेंस, प्लानिंग, परफॉर्मेंस, ओपिनियन एंड रिपोर्टिंग। एक्सेप्टेंस में सिर्फ 3 पॉइंट थे, पर्पस क्या है, इंटेंडेड यूजर क्या है, एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ एफआरएफ क्या है। एंगेजमेंट, प्लानिंग एंड परफॉर्मेंस में सिंपल आप बोलो सारे स्टैंडर्ड को फॉलो करना है। एग्जाम्पल दिया ऐसे 200 का, 320 का, 260 का, 3 एग्जाम्पल दिया है। आप चाहें तो और भी मल्टीपल एग्जाम्पल आप डाल सकते हैं, आपके स्टडी मटेरियल के मैंने एग्जाम्पल यहाँ पे लिखे हैं। अब फाइनली हम आ जाते हैं किसके ऊपर जी, रिपोर्टिंग के ऊपर। फाइनली आपकी ऑडिट रिपोर्ट बन गई है, सॉरी फाइनेंशियल्स कंप्लीट है, आप अपना ऑडिट रिपोर्ट बना रहे हो। तो ऑडिटर क्या करेगा, इवैल्यूएट करेगा। क्या इवैल्यूएट करोगे रिपोर्ट बनाते टाइम, क्या जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बने हैं
क्या वो जो भी स्पेसिफिक पर्पस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है उसके हिसाब से बने या नहीं बने। मान लो किसी कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से बनने थे, तो क्या उस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बने या नहीं बने, बस इतनी सी बात आपको चेक करनी है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एडिक्वेटली डिस्क्राइब एप्लीकेबल एफआरएफ और टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट जो भी है वो बताते हो। उसके बाद आप क्या करोगे जी, रिपोर्ट बना के दोगे। तो फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट कहाँ से उठा लोगे सर, ऐसे नंबर 700 से उठा लेंगे। लेकिन वो फॉर्मेट कॉपी पेस्ट मत करना, क्योंकि वो जनरल पर्पस के लिए था। कुछ एडिशनल पॉइंट डाल दो उसमें, क्या जी, पर्पस क्या था हमारा स्पेसिफिक का, इंटेंडेड यूजर क्या था, और एक नोट डाल दो। क्या देखो, ऐसा हो सकता है ना कि आप स्पेसिफिक पर्पस फाइनेंशियल की ऑडिट रिपोर्ट बना के दे दो और वो रिपोर्ट किसी एक आम आदमी के हाथ में चली जाए, एक नॉर्मल स्टेक होल्डर के हाथ में चली जाए, तो क्या वो गलत डिसीजन ले सकता है उस रिपोर्ट से? बिल्कुल ले सकता है। तो यूज़र को ना अलर्ट कर दो कि ये जो रिपोर्ट बनाई है मैंने, या ये जो फाइनेंशियल इसके साथ, ये किसी एक स्पेसिफिक पर्सन के लिए है, हो सकता है ये आपके लिए रेलेवेंट ना हो, तो प्लीज़ बचें। आप एक नोट डाल सकते हो, नोट डाल दो, अदर मैटर पैराग्राफ में नोट डालोगे ऑब्वियसली, ठीक है। अलर्ट द यूजर दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड फॉर स्पेशल पर्पस एंड मे नॉट बी सुटेबल फॉर अदर पर्पस। समझ आया जी, बड़ी सिंपल सी बात थी। उसके बाद इफ लो रेगुलेशन अलाउ रिस्ट्रिक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिपोर्ट ट्राई टू रिस्ट्रिक्ट इट। भैया आपने एक स्पेशल पर्पस रिपोर्ट बना दी, लो एंड रेगुलेशन बोलता है कि आप इस रिपोर्ट को ना सिर्फ बैंक को दोगे, मान लो, तो आप भी ऑडिटर साहब भी बोल सकते हैं दिस रिपोर्ट इज ओनली फॉर दी फला बैंक एंड मे नॉट एंड इट शुड नॉट बी पब्लिश्ड ऑन दी वेबसाइट एंड इट शुड नॉट बी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन दी पब्लिक, जनरल पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी, शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी। अगर लो एंड रेगुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन पे रिस्ट्रिक्शन लगाता है तो ऑडिटर को इस चीज़ को एक्ट करना चाहिए। आराम से एक बार ये स्टैंडर्ड देख लो, कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ, फिर मैं डिटेल में आपको बुक से रीड करवाता हूँ। फुल स्क्रीन पे डाल देता हूँ, आराम से तसल्ली से देख लीजिए। फोटो लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि गूगल ड्राइव पे ऑलरेडी चार्ट अवेलेबल है। हर स्टैंडर्ड में ना हम 3 चीज़ों पे बात करेंगे, एक्सेप्टेंस, प्लानिंग, परफॉर्मेंस, ओपिनियन एंड रिपोर्टिंग। और यहाँ पे हमें जजमेंट लगाना होगा क्योंकि जजमेंट का गेम ज़्यादा है। सर ऐसे 800 में तो इसका मतलब कंटेंट ही नहीं है, बस इसने बताया प्लानिंग पे बात काम करना है, एक्सेप्टेंस पे, फॉर्मिंग पे। उसके बाद सर 3 स्टैंडर्ड का रेफरेंस तो इसने यहाँ ले लिया, 200 का, 320 का और उसके बाद 260 का। रिपोर्टिंग में भी उसने रेफरेंस लिया है किसका जी, ऐसे नंबर 700 का रिपोर्ट वाले का। तो बेसिकली हमारे जो पुराने स्टैंडर्ड थे उन्हीं का रेफरेंस लेके बस एडिशनल बातें बता दी कि आपको एडिशनल किन चीज़ों पे ध्यान रखना है, यूज़र को अलर्ट करना है, और डिस्ट्रीब्यूशन पे अगर आप रोक लगा सकते हो तो वो भी लगा देना। लो जी, अब चलते हैं हम बुक पे, तसल्ली से पढ़ेंगे। आप जो अपने नोट्स बनाएंगे तो आप ऐसा कर सकते हैं कि जो मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं उसमें अगर आप कंटेंट ऐड करना चाहें आप कर लीजिएगा। लो जी, आराम आराम से रीड करूंगा, मेरे को कोई जल्दबाजी नहीं है। देखते हैं एसे नंबर 800 जिसका नाम है ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क। देखिएगा स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क का मीनिंग क्या है, एफआरएफ डिजाइन टू मीट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नीड ऑफ ए स्पेसिफिक यूजर्स। ठीक है जी, इट मे बी ए फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क और कॉम्प्लायंस फ्रेमवर्क, जो कि हमने ऐसे 700 में देखा था। किसी भी फ्रेमवर्क में आपसे कोई चीज बनवा सकता है। एग्जाम्पल क्या है, द फाइनेंशियल एग्जाम्पल, हालांकि मैंने चार्ट में ज़्यादा लिखे हैं, द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोविजन एस्टैब्लिश बाय ए रेगुलेटर टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ दैट रेगुलेटर। आपको फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करनी पड़ सकती है किसी रेगुलेटर के हिसाब से। द कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉर कैश फ्लो इन्फॉर्मेशन टू बी प्रिपेयर्ड फॉर क्रेडिटर। क्रेडिटर कहते हैं भैया आपके जो अकाउंटिंग है ना वो आपकी अक्रूरल बेस पे है, मेरे को आप कैश बेसिस पे करके दो। एक एग्जाम्पल आपका ये भी हो सकता है। द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोविजन ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट सच एज ए लोन एग्रीमेंट और प्रोजेक्ट ग्रांट। आपको कोई ग्रांट मिलने वाली है तो आपसे मान लो फाइनेंशियल्स मांगे गए हैं किसी एक अलग फॉर्म में, आप सब्सिडी गवर्नमेंट की ले रहे हो तो हो सकता है गवर्नमेंट की कोई रिक्वायरमेंट हो, तो उसके हिसाब से स्पेशल पर्पस आपके एग्जाम्पल आ गए। तो यही आपका क्वेश्चन नंबर 1 बनता है कि मीनिंग क्या है स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क का और उसके एग्जाम्पल क्या है। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1। उसके बाद आता है ऑब्जेक्टिव, कि भैया एक ऑडिटर किन चीज़ों का ध्यान रखेगा, 3 चीज़ों का ध्यान रखेगा, एक्सेप्टेंस, प्लानिंग, परफॉर्मेंस, ओपिनियन एंड रिपोर्टिंग। नीचे इन्हीं चीज़ों पे बात करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 2 किस पे आ गया हमारा, एंगेजमेंट को, एक्सेप्टेंस को लेकर आता है क्वेश्चन नंबर 2 कि एक्सेप्टेंस के टाइम आप क्या किन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। डिटरमाइन द एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ एफआरएफ एज पर एसे 210
फॉर द पर्पज ही शैल ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ किस किस की जी, पर्पज फॉर विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड, इंटेंडेड यूजर्स कौन कौन है, स्टेप टेकन बाय मैनेजमेंट टू डिटरमाइन एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ एप्लीकेबल एफआरएफ। तीसरा बोलता है प्लानिंग के टाइम पे आप किन चीज़ों का ध्यान रखेंगे, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 3, प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग एन ऑडिट। तो आपके पेपर में क्वेश्चन आ सकता है फैक्टर्स टू बी कंसिडर वाइल प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग द ऑडिट फॉर द स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क, या कुछ भी। तो ये आपने प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग को याद रखना है, स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क आपके एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है जी। देखिएगा तो क्या कहता है, ऑडिटर शैल डिटरमाइन वेदर एप्लीकेबल ऑफ ऑल एसेज 100-799 इज रिक्वायर्ड, obtain understanding of environment and perform risk assessment procedure as per SA 315 as applicable in the circumstance, consideration when planning and performing the audit। आप जब भी प्लानिंग और परफॉर्मिंग करो तो आपको कंसिडरेशन करना है हर स्टैंडर्ड का। यहाँ पे 4 स्टैंडर्ड का रेफरेंस लिया है जो मैंने आपको दिया है, SA 200, SA 320, SA नंबर 320 का एक और एग्जाम उसी में कंटिन्यू है, एंड SA 260। यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल एड ऑन हो सकते हैं, एक बार रीड कर लेते हैं फटाफट से, समरी मैंने वहां बनाई रखी है। ऐसे 200 require the auditor to comply with the relevant ethical requirements including those pertaining to independence relating to financial statement audit engagement. B. All essays relevant to audit, it also require the auditor to comply with each requirement of essays unless the entire essay is not relevant or the requirement is not relevant because it is conditional and the condition does not exist। कोई एग्जाम्पल दो जी सर। एग्जाम्पल ले लीजिए, ऐसे नंबर 299, ऐसे नंबर 610, ऐसे नंबर 620, ऐसे नंबर 600, और भी आप बहुत सारी रिक्वायरमेंट बहुत सारे ऐसे डाल सकते हो, ठीक है। In exceptional circumstance, the auditor may judge it is necessary to depart from a relevant requirement in an essay by performing alternate audit procedure to achieve the aim of that requirement। ये हम कब करते हैं सर, याद करो स्टैंडर्ड्स की बात सर। फॉर फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क हम क्या करते हैं, एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस में, एक्सेप्शनल वर्ड लिखा है क्या, या एक्सेप्शनल वर्ड नहीं है, एक्सेप्शनल सिचुएशन में हम चीजों से डिपार्ट करते हैं फॉर फेयर प्रेजेंटेशन, फॉर बेटर प्रेजेंटेशन। तो एक एग्जांपल था ऐसे 200 का। आगे चलिए, application of some of the requirement of this essay in the audit of special purpose financial statement may require special consideration by the auditor। ऑडिटर की स्पेशल कंसिडरेशन। एग्जाम्पल देखिए, फॉर एग्जाम्पल इन ऐसे 320 जजमेंट अबाउट मैटर दैट आर मटेरियल टू यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर बेस्ड ऑन ए कंसिडरेशन ऑफ द कॉमन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नीड्स ऑफ ए यूजर एज ए ग्रुप, ठीक है जी। In the case of audit of special purpose financial statement, however, those judgment are based on a consideration of the financial information need of the intended user। यहाँ पे मैं किसको फोकस करता हूँ, कौन यूज करेगा जी, बैंक। तो बैंक के हिसाब से, बैंक के लिए क्या रेलेवेंट है, उस बेंचमार्क के हिसाब से मैं मटेरियलिटी हो सकता है निकालूं, इसी का ही कंटिन्यू है। इन द केस ऑफ स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट सच एज दोज प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद द रिक्वायरमेंट ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट, आपने किसी कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से फाइनेंशियल बनाया है, मैनेजमेंट में एग्री विद द इंटेंडेड यूजर, जो भी कॉन्ट्रैक्ट जिसके साथ है उसके साथ मैनेजमेंट एक एग्री कर लेती है, उन्हें इंटेंडेड यूजर उन्हें थ्रेशोल्ड बिलो विच में स्टेटमेंट आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द ऑडिट विल नॉट बी करेक्टेड और अदरवाइज एडजस्टेड। उसने ऑलरेडी उन लोगों के साथ ही एक एग्रीमेंट कर लिया है कि भैया देखो 5 लाख से नीचे की अगर कोई गलती हुई ना, हम उस फाइनेंशियल में ठीक नहीं करेंगे, हम आपके साथ एक एग्रीमेंट कर रहे हैं। तो ऑडिटर क्या करेगा, जो ऐसे 320 की रिक्वायरमेंट है बेस्ड ऑन दैट इंटेंडेड यूजर, वो भी फॉलो करेगा, साथ ही साथ अब इस चीज को भी वो ध्यान रख लेगा क्योंकि भैया एक एडिशनल रिक्वायरमेंट है, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी क्लैरिफाई किया हुआ है। द एग्जिस्टेंस ऑफ सच थ्रेशोल्ड डज नॉट रिलीव द ऑडिटर फ्रॉम द रिक्वायरमेंट टू डिटरमाइन ए मटेरियलिटी इन अकॉर्डेंस विद ऐसे 320 के हिसाब से तो मटेरियलिटी निकालेंगे, वो तो हमें निकालनी है। For the purpose of planning and performing of the audit of the special purpose financial statement। तो कुछ स्टूडेंट को लगेगा कि यहाँ पे ना सिर्फ 320 फॉलो करना है, नहीं जी, 320 से अब रिलीव नहीं हुए, मतलब 320 तो हमें फॉलो करना ही पड़ेगा, साथ ही साथ स्पेशल पर्पस की भी जो रिक्वायरमेंट है वो भी आपको देखनी पड़ेगी। तो ऐसे 320 की 2 बातें इसने ली है। सर ये सारा कंटेंट हमें याद करना है, एक एक एग्जाम्पल याद करना है, नहीं भाई, आपको बेसिकली जो मैंने चार्ट बनाया ना वो सारे की पॉइंट है, वो सारे की पॉइंट तो आपको हमेशा याद होने चाहिए, पता होने चाहिए। एग्जाम्पल आप खुद से फ्रेम कर सकते हो, कोशिश करना जो एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं, जो एग्जाम्पल किताब में दिए, अगर पेपर में कुछ आ जाए भाई प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग पे आप क्या क्या फैक्टर्स देखोगे, तो अगर आप सेम एग्जाम्पल लिख दो तो जो बंदा आपका पेपर चेक कर रहा है उसके लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा सजेस्टेड आंसर से मैच करके आपको नंबर देने में। बाकी हो सकता है कोई स्टूडेंट बोले नहीं सर मैं तो गोइंग कंसर्न पे एग्जाम्पल दूंगा, कोई स्टूडेंट बोलेगा सर मैं तो सब्सिक्वेंट इवेंट पे एग्जाम्पल दूंगा, बिल्कुल दे सकते हो आप।
देखिएगा ऐसे 260 require the auditor to determine the appropriate person within the entity governing structure with whom to communicate. ठीक है जी, ऐसे 260 बोलता है relevant person से आपको communicate करना है. ऐसे 260 notes that in some cases all of those charged with governance are involved in managing the entity. कुछ cases में सब involve होते हैं. And the application of communication requirement is modified to the recognize their this position. ठीक है जी, when एक यहाँ से पढ़ो, बाकी सब छोड़ सकते हो. When a complete set of general purpose financial statement is also prepared by the entity, those person responsible for the oversight of preparation of the special purpose financial statement, those person who are responsible for special purpose financial statement, मैं highlight कर रहा हूँ, may not be the same as those charged with governance responsible for oversight of the preparation of those general purpose financial statement. जो स्पेसिफिक पर्पस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ऐसा हो सकता है वो रिस्पॉन्सिबल ना हो जनरल के लिए. जो जनरल के लिए रिस्पॉन्सिबल है, हो सकता है वो रिस्पॉन्सिबल ना हो स्पेसिफिक के लिए. तो ऑडिटर को क्या करना है, रेलेवेंट पर्सन को आइडेंटिफाई करना है टू कम्युनिकेट. तो एक ऐसे 260 का रिक्वायरमेंट था. तो ऐसे ना हर स्टैंडर्ड के ऊपर कोई ना कोई एक आपको स्पेशल कंसिडरेशन लगाना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस. तो ये 3-4 एग्जाम्पल दिए थे आपको प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग पे. एक्सेप्टेंस के टाइम पे क्या था, पर्पस, इंटेंडेड यूजर, एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ FRF. सर अब बात करते हैं रिपोर्टिंग की. थोड़ा जहां जजमेंट लगेगा वो रिपोर्टिंग में लगेगा. देखिएगा, forming an opinion and reporting. When forming an opinion and reporting on special purpose financial statement, the auditor shall apply the requirement in revised essay 700. 700 के हिसाब से आपकी रिपोर्ट बन जाएगी, लेकिन कुछ तो ध्यान रखोगे. तो क्या कहता है, देखिए, डिस्क्रिप्शन ऑफ द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क. FRF का डिस्क्रिप्शन क्या होगा, किस तरह से आप लिखोगे वो बता रहा है. Essay 700 required that the auditor to evaluate whether the financial statement adequately refer to describe the applicable financial reporting framework. जो भी framework रहेगा properly describe करे. In the case of financial statement prepared in accordance with the provision of a contract, अगर किसी contract के हिसाब से बनाया है, the auditor shall evaluate whether the financial statement adequately describe any significant interpretation of the contract on which the financial statement are based. तो financial के अंदर वो भी जो भी contract के terms वगैरह हैं उसको सही से आपने disclose कर दिया है. Essay 700, ये ऊपर वाला पैराग्राफ तो जनरल था, ठीक है. Essay 700 deals with the form and content of the audit report. In the case of an auditor report on special purpose financial statement, आपको दो चीज़ों को ध्यान रखना है. देखिएगा, नंबर 1, तो ये आपका मेन पार्ट है, मैं मार्क भी कर देता हूँ. क्या कहता है, द ऑडिटर रिपोर्ट शेल ऑल्सो डिस्क्राइब द पर्पस. ऊपर पढ़कर आए वही जो एक्सेप्टेंस के टाइम पे देखा था. डिस्क्राइब द पर्पस फॉर विच द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड एंड इफ नेसेसरी द इंटेंडेड यूजर, ये भी वही था. और रेफर टू ए नोट इन द स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट कंटेन this information. And if management has a choice of financial reporting framework, भाई मान लो मैनेजमेंट ने चॉइस किया है कोई 3-4 में से, in the preparation of such financial statement, the explanation of management responsibility for the financial statement should also make a reference to its responsibility for determining that the applicable financial reporting framework is acceptable in the circumstance. भाई किस बेसिस पे आपने इसको एक्सेप्ट किया है वो भी आप अच्छे से एक्सप्लेन करोगे. तो ये सर बड़ा बेसिक पैराग्राफ था, इसमें कोई भी एडिशनल खास चीज़ नहीं थी. बेसिकली ये बोला गया है, कॉन्ट्रैक्ट है तो उसकी टर्म्स डिस्क्लोज होनी चाहिए, कोई स्पेसिफिक FRF है वो प्रॉपर डिस्क्लोज होना चाहिए, मैनेजमेंट ने चूज़ किया है तो वो प्रॉपरली डिस्क्लोज होना चाहिए. और ऑडिटर किन चीज़ों का ध्यान रखेगा, पर्पस और इंटेंडेड यूजर मार्क डाउन. यहाँ पे 2 जनरल बातें ये आपको याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट है दोनों बातें. क्या कहते हैं, अलर्ट करो रीडर दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क. आपको अलर्ट करना है क्योंकि कोई भी अदरवाइज गलत मिस इंटरप्रिटेशन ले सकता है इन फाइनेंशियल से. द स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट मे बी यूज फॉर पर्पस अदर देन दोज फॉर विच देवर इंटेंडेड. मे बी यूज्ड, जरूरी नहीं है कि हो, लेकिन हो सकता है कि जो फाइनेंशियल है वो किसी दूसरे काम के लिए यूज हो जाए. फॉर एग्जाम्पल, ए रेगुलेटर में रिक्वायर सर्टेन एंटिटीज टू प्लेस द स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑन पब्लिक रिकॉर्ड. हो सकता है रेगुलेटर बोल दे. To avoid misunderstanding, the auditor alert user of the audit report that the financial statements are prepared in accordance with a special purpose framework and therefore may not be suitable for another purpose. ये आप नोट डाल दो. जनरली ये नोट कहाँ डालेगा सर, अदर मैटर में डाल देंगे, ठीक है जी. Restriction on distribution of use. In addition to the alert required as discussed above,
The auditor may consider it appropriate to indicate that the audit report is intended solely for the specific users. कोई भी हो सकता है. Depending on the law or regulation applicable, this may be achieved by restricting the distribution. This may be achieved by restricting the distribution or use of the audit report. In these circumstances, the paragraph alerting the reader may be expanded to include these other matters and heading modified accordingly. आपको modify करके बोल देना है. जैसे इसका एक पैराग्राफ ना क्वेश्चंस में मैं आपको दिखा दूंगा. आपने पैराग्राफ सिंपली मॉडिफाई करना है कि दीज रिपोर्ट्स आर प्रिपेयर्ड फॉर द XXX एंड मे नॉट बी सुटेबल फॉर द जनरल पब्लिक. तो आप रिस्ट्रिक्ट करके नोट भी डाल सकते हो. ये था आपका बहुत ही सिंपल सा ऐसे नंबर 800. आप बताओ कि आपको कैसा लगा. मेरे को लग रहा होगा, आपको लग रहा होगा सर ये क्या फालतू की बातें हैं. मतलब ये तो ऐसा है कि सेल्फ पढ़ लो काम खत्म हो जाएगा. है ऐसा ही, लेकिन मेरा फर्ज बनता है मैं आपको सारा अच्छे से करवाऊँ, नोट्स वगैरह बना कर दूँ. सिंस नए स्टैंडर्ड हैं तो कहीं ना कहीं पेपर में भी आ सकते हैं. एक और बात बताना चाहूँगा, ये वैसे नए स्टैंडर्ड नहीं है. अगर कोई स्टूडेंट को लगे कि क्या ये नए स्टैंडर्ड आए हैं, क्या नहीं जी. 5 साल पहले, 5 ईयर पहले ये सब CA फाइनल के सिलेबस में हुआ करते थे. अगर आप यूट्यूब पे आज भी सर्च करोगे SA 800 तो आपको बाय CA कपिल गोयल, तो आपको मेरी 5 ईयर ओल्ड वीडियोस यूट्यूब पे जो अवेलेबल है वो सारी मिल जाएंगी, सभी स्टैंडर्ड की. तो ये जितने भी स्टैंडर्ड आए हैं सब नए नहीं है. ये 5 ईयर पहले भी क्लासेस में, 6 ईयर पहले भी क्लासेस में मैं कवर करता था. अब ये दोबारा आ गए हैं आपके सिलेबस में, वापस से ऐड ऑन कर दिए हैं, तो हम दोबारा इनको कवर कर रहे हैं. नया कुछ भी नहीं है. चलो जी, अब हम देखते हैं ऐसे नंबर 805. मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ और अब फिर उसके बाद मैं स्टार्ट करूँगा. चलिए जी, स्टार्ट करते हैं ऐसे नंबर 805. हार्डली 5 to 10 मिनट में हो जाएगा क्योंकि कंप्लीट सेम है. ये जो ऐसे 800 के अंदर पॉइंट देखे थे वही सारे पॉइंट आपके यहाँ पे कवर होंगे. ओपिनियन पे आके बस मेरे को आपको एक नई बात बतानी है, वो आपको ध्यान से सुननी है, बाकी आप देखिएगा. ऐसे 805 क्या बात करता था, ऑडिट ऑफ सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड स्पेसिफिक एलिमेंट अकाउंट्स और आइटम ऑफ ए फाइनेंशियल स्टेटमेंट. किसी एक स्पेसिफिक एलिमेंट का अगर आप ऑडिट कर रहे हैं तो आपने किन चीजों का ध्यान रखना है. एडिशनली 805 को फॉलो करेंगे. ऐसे 100 720 तक तो लगेगा ही लगेगा. 805 कुछ स्पेसिफिक बातें करेगा, वो देखनी है. चार्ट से देख लेते हैं. हाफ पेज का चार्ट है, स्टैंडर्ड खत्म. तीनों ही मैंने, हालांकि आप अच्छे से बनाना प्लीज, मैंने तीनों ही मेन पॉइंट एक चार्ट में कवर कर दिए, टेबल में कवर कर दिए. स्टैंडर्ड आपका खत्म हो जाएगा. पॉइंट सारे सेम है जो आपने ऐसे 800 में किए हैं. देख लेते हैं. ऐसे 805 बात करेगा जी सिंगल फाइनेंशियल्स की, ठीक है सर, या फिर किसी स्पेसिफिक एलिमेंट की. स्पेसिफिक एलिमेंट या सिंगल फाइनेंशियल क्या है, मैंने एग्जांपल दिया था, कैश फ्लो, डेटर, कैश इन बैंक, या और भी कुछ हो सकता है. 3 पॉइंट पे आपने काम करना है. ऑब्जेक्टिव में आपका एक्सेप्टेंस पे क्या रोल रहेगा, प्लानिंग एंड परफॉर्मेंस पे क्या रहेगा, ओपिनियन एंड रिपोर्टिंग पे क्या रहने वाला है, वो हम बात करेंगे. तो एक्सेप्टेंस पे क्या देखा था आपने वहाँ पे, सर ऐसे 200 की रिक्वायरमेंट को फॉलो करना है. ऐसे 210 एक्सेप्टेबिलिटी देखना है. बाकी सारे स्टैंडर्ड्स को भी फॉलो करना है. ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा ये चार्ट मिसिंग है, देखिएगा. अगर एक इफ न्यू ऑडिटर, यहां पे मैंने बात की आपके साथ किसकी, एक स्पेसिफिक एलिमेंट की, सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की. अगर मान लीजिए सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट वो ऑडिटर नहीं कर रहा है जिसने मेन फाइनेंशियल्स का ऑडिट किया है, तो उसके लिए दिक्कत हो सकती है कि देखिए यहाँ पे मे नॉट बी पॉसिबल इफ ऑडिटर नॉट एंगेज इन फुल फाइनेंशियल. जिसने फुल फाइनेंशियल का ऑडिट नहीं किया है उसके लिए दिक्कतें हो सकती हैं. क्या कि सर मान लो सिर्फ डेटर का ऑडिट में कर रहा हूँ तो हो सकता है मुझे नॉलेज ना हो कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी एंड एनवायरनमेंट की, ऐसा हो सकता है. लेकिन क्या है ना, मैं ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर लगा के ये सारे एविडेंसेस जरूर ऑब्टेन कर सकता हूँ. कोरोबरेटिव ऑडिट एविडेंस जरूर ले सकता हूँ. हो सकता है मुझे क्वालिटी ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ना पता चले कैसे हैं, क्योंकि मैंने कंट्रोल्स पे उतना काम नहीं किया होगा, एंटिटी लेवल पे, एनवायरनमेंट लेवल पे. ठीक है, सम एसेज में रिक्वायर वर्क डिस्प्रोपोर्शनेट टू द एलिमेंट बीइंग ऑडिट. कुछ एसेज की रिक्वायरमेंट आप सिर्फ जिस एरिया का ऑडिट कर रहे हो उतना ही सीमित करके लगाओगे. अगर मेन फाइनेंशियल का ऑडिट कर रहे हैं तो हो सकता है आप बहुत ही डिटेल में जाओ. बट अगर मान लो मैं सिर्फ डेटर का ऑडिट कर रहा हूं तो हो सकता है, मैंने एग्जांपल लिया 570, मैं गोइंग कंसर्न पे दिमाग ना लगाऊं, लेकिन हो सकता है उस क्लाइंट का गोइंग कंसर्न इंपैक्टेड हो. तो आपको ये सारी चीजें ध्यान रखनी होंगी. बेटा 1 मिनट दीजिएगा प्लीज. तो ये हो सकता है कि जब आप सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करें तो आपको ऐसे की रिक्वायरमेंट उसके लिमिटेड ही लगानी पड़े.
और ये के अंडरस्टैंडिंग वाले 2 पॉइंट थे जहां पे हो सकता है लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग रहे। कब, किस केस में? जब फुल फाइनेंशियल का ऑडिट किसी और ने किया हो, मतलब मैं सिर्फ पार्ट के लिए आया हूं। तो ये तो था, ये 2 पॉइंट नए पॉइंट थे, न्यू पॉइंट, मतलब ये SA 800 के अलावा थे, क्योंकि SA 800 में तो हमारा फ्रेमवर्क चेंज होता है, पूरा ही फाइनेंशियल रहता है, तो वहां भी हम TOC करते हैं। लेकिन अगर मैं पार्ट का ऑडिट कर रहा हूं तो मैंने हो सकता है पीछे वाले काम ना किए हों, तो ये यहाँ पे ना एक नए पॉइंट्स हैं, कुछ बच्चा कॉपी पेस्ट ना कर दें, तो ये यहाँ पे है। और यहाँ पे भी देखना, ये भी एक नया पॉइंट है जहाँ पे आप SA की रिक्वायरमेंट हो सकता है आपकी लिमिटेड हो जाए। ठीक है सर, ये याद रहेगा। प्लानिंग एंड परफॉर्मेंस पे सेम, जो भी आप एरिया कर रहे हो उस एरिया के रिगार्डिंग आप सारे रेलेवेंट स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग को फॉलो करोगे, सारे फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, एप्रोप्रिएट ऑडिट प्रोसीजर को अप्लाई करोगे, और उसके बाद एविडेंसेस ऑब्टेन करने के बाद आप अपना ओपिनियन फ्रेम करेंगे। अब जब ओपिनियन दे रहा हूँ यहाँ पे फुल फाइनेंशियल पे ओपिनियन नहीं दे रहा हूँ, किसी पार्ट पे दे रहा हूँ, तो आपको देखना पड़ेगा एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट क्या रहने वाला है, और मैं क्या यूज़ करूँ, प्रेजेंट फेयरली करूँ, ट्रू एंड फेयर व्यू करूँ, इसके क्या फैक्टर्स रह सकते हैं। तो यहाँ पे देखना, आपने क्या देखना है, क्या वेदर FRF रिस्ट्रिक्ट टू प्रिपेयर फुल फाइनेंशियल, क्या आपको ये भी अंडरस्टैंड करना है, क्या जिस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में आप ये पार्ट का ऑडिट कर रहे हो, क्या वो रिस्ट्रिक्ट करता है फुल फाइनेंशियल का ऑडिट करने से। आपने कंप्लाई करना है विद रेलेवेंट FRF, जो भी FRF है उसके हिसाब से आपको अपनी रिपोर्ट बनानी है, फाइनेंशियल बनाना है। एक एग्जांपल देके बताता हूँ, ऐसा नहीं है, मान लीजिए आप डेटर का ऑडिट करने गए और क्लाइंट ने आपको एक 1 पेज के ऊपर लिख दिया डेटर्स, मान लीजिए 8000 करोड़, और उसके बारे में बड़ी बेसिक सी डिटेल दे दी और आपको फाइनेंशियल्स पकड़ा दिए और आप बोलो जी हाँ ठीक है सब सही लग रहा है। नहीं, फाइनेंशियल्स आपके उसी तरह से बनेंगे जिस तरीके से FRF में दिए गए हैं। ऐसा जरूर हो सकता है उस फाइनेंशियल में आप सिर्फ डेटर के रिलेटेड चीजों को रखो, डेटर के रिगार्डिंग नोट्स टू अकाउंट्स को रखो, डेटर के रिगार्डिंग डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट को आप रखो, लेकिन वो उस एरिया में कंप्लीट होना चाहिए, तभी आप फाइनेंशियल्स को साइन करेंगे, अपनी रिपोर्ट बनाएंगे। रेलेवेंट नोट्स एंड डिस्क्लोजर कंप्लीट्स होने चाहिए। फेयर प्रेजेंटेशन में आप क्या करते हैं, सभी स्टैंडर्ड्स की रिक्वायरमेंट को फॉलो करते हैं, बियॉन्ड भी प्रेजेंट कर सकते हैं जो स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि आपको फेयरली प्रेजेंट करना है। आप किसी स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट से डिपार्चर भी कर सकते हैं, लेकिन ये एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस में रहेगा, अदरवाइज नहीं। ठीक है, ये भी बात आपकी कॉमन थी, इसके अंदर भी कोई खास ज़्यादा बात थी नहीं, देख लीजिए आप। उसके बाद आता है मेन पार्ट इस स्टैंडर्ड का, जो कि है रिपोर्टिंग। अगर मान लीजिए मैं KPMG में हूँ और मैं ही क्लाइंट का फुल फाइनेंशियल ऑडिट कर रहा हूँ और हम लोग ही पार्ट फाइनेंशियल ऑडिट कर रहे हैं, तो 2 मेरे पास काम हो गए, एक फुल फाइनेंशियल का ऑडिट और एक पार्ट का। जैसे हम स्टैट ऑडिट भी करते हैं, टैक्स ऑडिट भी करते हैं, तो यहाँ पे आप सिंगल ऑडिट रिपोर्ट नहीं दोगे, दोनों के लिए आपको क्या देखना है, सेपरेट ओपिनियन देना है बेटा। ये चीज़ें मैंने इसलिए सारी मेंशन की है यहाँ पे, MCQ के अंदर बेटा कुछ भी पूछ सकता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है दोनों एंगेजमेंट पे सेपरेट ओपिनियन जाएगा। ठीक है जी। सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और फुल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्लाइंट ने एक साथ पब्लिश कर दिया, हो सकता है क्या, हमने दोनों का ऑडिट किया, कर दिया जी, अलग अलग भी हो सकते थे, कोई मैंडेटरी नहीं है दोनों के सेम ऑडिटर होने चाहिए। क्लाइंट ने फुल फाइनेंशियल को और सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को यार आइटम का ऑडिट एक साथ पब्लिश कर दिया। आप मुझे बताओ, क्या वो एक साथ पब्लिश होना चाहिए? अगर हो रहा है तो क्या उसके अंदर डिफरेंशिएशन होना चाहिए कि ये फुल फाइनेंशियल है, ये उसकी ऑडिट रिपोर्ट है, ये पार्ट का ऑडिट है, ये फाइनेंशियल है, ये उसकी ऑडिट रिपोर्ट है? क्या डिफरेंशिएशन होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। क्या ऑडिटर की ओपिनियन भी डिफरेंशिएट होनी चाहिए दोनों की? बिल्कुल होनी चाहिए सर, तो ये आपको ध्यान रखना है, डिफरेंशिएट होने चाहिए फाइनेंशियल्स। इफ नॉट, अगर नहीं किए हुए मैनेजमेंट ने, तो आप मैनेजमेंट से रेक्टिफाई करवाएंगे और आपकी ओपिनियन भी डिफरेंशिएटेड होनी चाहिए। ये बड़ी जजमेंटल बातें हैं, मैं सिर्फ रिपीट कर रहा हूँ, आपको ये बात एक ध्यान रखनी है। पहला क्या था, सेपरेट ओपिनियन, फिर आपने बताया डिफरेंशिएट होनी चाहिए। यहाँ पे मेन बातें, आपका जो जजमेंट है वो यहाँ लगेगा। अगर मान लीजिए आपने पहले अपना मेन ऑडिट कंप्लीट कर लिया, जिसके अंदर आपने एक ओपिनियन दिया, मॉडिफाइड ओपिनियन, या आपने EOM या OM पैरा डाला हुआ है कोई, आपने मेन फाइनेंशियल का ऑडिट किया, आपने मॉडिफाइड ओपिनियन दे दी। अब आप मुझे बताओ, जब आप एक समरी नहीं बोलूंगा, एक आइटम का ऑडिट कर रहे हो, तो वहां पे मैं ट्रू एंड फेयर व्यू दे सकता हूं। मतलब जब मैं बोलूं पूरे फाइनेंशियल की बात कर रहा हूं तो मैं बोल रहा हूं मॉडिफाइड ओपिनियन, जब मैं किसी एक पार्ट की बात कर रहा हूं तो मैं बोलूं ट्रू एंड फेयर। आप बोलोगे सर चांसेस कम है, लेकिन पॉसिबल है कि ट्रू एंड फेयर व्यू हो जाए पार्ट में। कैसे सर? जब मैं पूरे फाइनेंशियल का ऑडिट कर रहा हूं तो रिवेन्यू नहीं लेते हैं, अदर एक्सपेंसेस में
फिक्स असेट्स के अंदर गलतियां हैं, मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, जिसकी वजह से मैंने ओपिनियन को मॉडिफाई कर दिया। बट जो मैं पार्ट का ऑडिट कर रहा हूँ वो रिवेन्यू का कर रहा हूँ, और रिवेन्यू में कोई भी गलती नहीं है, कोई भी मिसस्टेटमेंट नहीं है, तो रिवेन्यू पे हो सकता है मैं क्या दे दूँ, ट्रू एंड फेयर व्यू दे दूँ, क्योंकि रिवेन्यू की वजह से फुल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर मैंने मॉडिफाई ओपिनियन नहीं किया। तो क्या कहते हैं, देखिए अगर आपने ओपिनियन मॉडिफाई किया फुल फाइनेंशियल में तो जनरली तो मॉडिफाई होगी, ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पे ट्रू एंड फेयर व्यू और स्टार लगा दिया, जो कि आप नीचे यहाँ से लिंक कर लेना, जो मैंने पॉइंट बोले वही है। हो सकता है आप यहाँ पे भी EOM OM पैराग्राफ दें, ये दोबारा रिपीट हो, अच्छा ये यहाँ पे खत्म हो गया, यहाँ पे तो ये पॉइंट आपको समझ आया? हाँ जी सर समझ आ गया। अगर मान लो सिंगल की वजह से गलती नहीं थी तो हो सकता है हम उस पर ट्रू एंड फेयर दे दें, लेकिन हम बेसिस ऑफ ओपिनियन पैराग्राफ में लिख देंगे भैया मेन ऑडिट रिपोर्ट मॉडिफाइड है, और उसके रीज़न देख लेना, हमारी रिपोर्ट ट्रू एंड फेयर व्यू है, फेयरली प्रेजेंट है, उसका रीज़न आप दे देना ताकि यूज़र कंफ्यूज ना हो। अगर मान लीजिए आपकी मेन ओपिनियन एडवर्स है, एडवर्स का मतलब तो यही होता है ना कि हर तरह से आपके फाइनेंशियल्स खराब है, तो आप मुझे बताओ आपकी जो सिंगल आइटम की फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो क्या होगी। मैंने मॉडिफाई लिखा है, कुछ स्टूडेंट बोलेंगे सर ये भी तो एडवर्स होगी, मैं आपकी बात लिख देता हूँ, ये भी एडवर्स होनी चाहिए, मॉडिफाई के अंदर एडवर्स भी आ जाता है। अरे भाई आप एडवर्स भी लिख देते हैं, लो जी एडवर्स, दूसरा केस खत्म। इसी में मैंने तीसरा केस लिया है, मान लीजिए मेन ओपिनियन एडवर्स है, लेकिन आप कहते हो नहीं भैया फॉर मी इट इज़ अप्रोप्रिएट टू गिव ए ट्रू एंड फेयर व्यू, मतलब अनमोडिफाइड ओपिनियन। तो ये सिर्फ एक ही केस में हो सकता है, कब, जब ऑडिटर नॉट प्रोहिबिटेड बाय लॉ टू गिव ए ट्रू एंड फेयर व्यू। आप पूरे फाइनेंशियल तो बोल रहे हो बेकार है, आइटम बोल रहे हो आप सही है, तो लो बोले ऐसा कि आप ऐसा दे सकते हो, क्योंकि इससे आप यूजर को पक्का कंफ्यूज करने वाले हो। दूसरा, ऑडिट रिपोर्ट नॉट पब्लिश टुगेदर, दोनों रिपोर्ट को अलग अलग पब्लिश करो, उस रिपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट कर दो अगर कर सकते हो तो, ठीक है। चलो जी दूसरी बात हो गई। तीसरा, जिस एलिमेंट पे आप रिपोर्ट दे रहे हो डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट ए मेजर पोर्शन ऑफ द एंटिटी फुल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसका एग्जांपल मैंने आपको दिया था क्या, रिवेन्यू, ठीक है। आप जिस एलिमेंट पे दे रहे हो वो फाइनेंशियल का एक नहीं, रिवेन्यू एग्जांपल गलत हो जाएगा, रिवेन्यू तो बहुत बड़ा पोर्शन होता है। मान लो अदर एक्सपेंस, मान लो डेटर, इनमें कोई मटेरियल में स्टेटमेंट नहीं थी बट मेजर एरिया में थी, तो उसकी वजह से हमने एडवर्स दिया था। अब मेरे को स्पेसिफिक एलिमेंट का जो ऑडिट करना है उसमें कोई गलती नहीं है, तो मेन रिपोर्ट में तो एडवर्स रहेगा, एलिमेंट में क्या रहेगा, अनमोडिफाइड। तो ये 3 पॉइंट ना आपको याद करने हैं, इस स्टैंडर्ड की बस यही एक मेन चीज़ है, बाकी तो सारा सब कुछ कॉमन टाइप ही है, जनरल है। आप प्लीज़ इसे मार्क कर लीजिए, याद करना है आपको, ठीक है। ये पॉइंट आपको क्या करने हैं बेटा, याद करने हैं, इस स्टैंडर्ड में और कुछ भी नहीं है, आराम से एक बार इसका रिवीजन कर लो। एक्सेप्टेंस के टाइम पे क्या पॉइंट देखना है, वही आपको देखना है, आपका रिक्वायरमेंट ऑफ एसे 200, एक्सेप्टेबिलिटी देखनी है। अगर आपने फुल फाइनेंशियल का काम नहीं किया है तो ऐसा हो सकता है कि आपके लिए चैलेंजिंग हो। सर क्या चैलेंजिंग हो, अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी, क्वालिटी ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम, और हम स्टैंडर्ड का काम हो सकता है यहाँ पे ना प्रोपोर्शनिटी लगाएं जितना रेलेवेंट है। प्लानिंग एंड परफॉर्मेंस पे क्या आ जाता है, आपने सारे रेलेवेंट स्टैंडर्ड को लगाना है, ऑडिट प्रोसीजर लगाने हैं, ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन करने हैं, एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट देखना है, और आपने फैक्टर्स भी देखना है। ये देखना है कि FRF फुल फाइनेंशियल को रिस्ट्रिक्ट करता है क्या, क्या जिस स्टैंडर्ड जिस FRF में फाइनेंशियल बने हुए हैं वो रिक्वायरमेंट पूरी है क्या, रेलेवेंट नोट्स एंड डिस्क्लोजर आपको देखना है, और फेयरली प्रेजेंट कर सकते हैं आप, चीज़ों को ज़्यादा दिखा सकते हैं, डिपार्चर कर सकते हैं इन एक्सेप्शनल रेयर सर्कमस्टांस। ओपिनियन मेन आता है कि अगर आपने दोनों असाइनमेंट आपने ही किए हैं तो दोनों पे सेपरेट ओपिनियन जाएगा। सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ओपिनियन और फाइनेंशियल्स दोनों डिफरेंशिएटेड होने चाहिए। अगर आपने मेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर ओपिनियन मॉडिफाई किया है तो ज़्यादातर केसेस में आपके आइटम में भी मॉडिफाइड जाएगा। सिर्फ 3 केसेस में, अगर मान लो सिचुएशन में यहाँ एडवर्स ओपिनियन है फुल में और आप वहाँ पे अनमॉडिफाई दे रहे हो तो लो अलाउ करे, ध्यान रखना, ठीक है। ऑडिट रिपोर्ट आपने एक साथ पब्लिश नहीं करनी है, और जो एडवर्स का रीज़न था, मटेरियल मिसस्टेटमेंट का रीज़न था, इसका मतलब जिस आइटम और एलिमेंट का आप ऑडिट कर रहे हो वो एक मेजर पोर्शन नहीं है और उसकी वजह से कोई भी मिसस्टेटमेंट्स नहीं है। नाउ लेट्स रीड दी मेन कंटेंट फ्रॉम द बुक। आ जाओ, लो जी, बहुत आसान स्टैंडर्ड है। ऑडिट ऑफ सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड स्पेसिफिक एलिमेंट, अकाउंट्स और आइटम ऑफ ए फाइनेंशियल स्टेटमेंट। व्हाट इज ए सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट? पूरा रीड करवाऊंगा, आपको स्टूडेंट ना रीड करना चाहें आप स्किप कर सकते हैं, खुद से रीड करना चाहें पहले रीड कर लीजिएगा, फिर उसके बाद अगले स्टैंडर्ड पे आप जाइएगा, बिना रीड कीजिएगा किए हुए आगे नहीं जाना है। A single financial statement is to be distinguished from a complete set of financial statement. For example, a cash flow statement is a single financial statement. ठीक है जी, आगे चलते हैं।
What is the element of a financial statement? Element of financial statement or element means an element, account or item of a financial statement. For example, trade receivable, cash and bank balance. A single financial statement or specific element of financial statement include the related notes, ठीक है, ordinary comprising a summary of significant accounting policies, another explanatory information relevant to the financial statement or to the element, वो भी include होता है. अब आपने देखना है एक्सेप्टेंस के पॉइंट सेम है. आपने क्या देखना है जी, सबसे पहले एप्लीकेशन लगानी है सभी स्टैंडर्ड की. एग्जाम्पल में सबसे पहला क्या आता है, एसए नंबर 200. एसए 200 रिक्वायर कंप्लायंस विद ऑल एसेज रेलेवेंट टू द ऑडिट. जितने भी स्टैंडर्ड आपके ऑडिट के लिए रेलेवेंट है वो सारे आपने अप्लाई करने हैं. दिस अप्लाई टू ऑडिट ऑफ सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, स्पेसिफिक एलिमेंट, इवन इफ द ऑडिटर ऑल्सो ऑडिट द कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. आपको सारे स्टैंडर्ड फॉलो करने हैं, चाहे आप कंप्लीट का भी ऑडिट करो तब भी, समरी का सिंगल का करो तब भी. समरी नहीं बोल रहा, सिंगल. समरी तो मतलब पूरे की समरी बनेगी ना, सिंगल का करे तब भी. Compliance with essays relevant to the audit of single financial statement specific element may not be practical. कह रहा है compliance with essays, highlight कीजिएगा प्लीज. compliance with essays क्यों नहीं चल रहा है ये. compliance with essays relevant to audit of single financial statement specific element may not be practical when the auditor is not engaged to audit the complete set of financial statement. In such cases the auditor often does not have को please mark करना, does not have the same understanding of the entity and its environment as an auditor who also audit the complete set of financial statement, क्योंकि उसने डिटेल में देखा है सब. The auditor also does not have audit evidence about the general quality, does not have, क्या दूसरी चीज में क्या किस में इशू आएगा, उसको एविडेंस नहीं होगा किसका जी, जनरल क्वालिटी ऑफ accounting records or other accounting information. Accordingly, the auditor may need further evidences to corroborate audit evidence required from the accounting record. वो further audit procedure लगाएगा, उससे evidences लेगा. ठीक है जी. In case of a specific element, certain essays require audit work that may be disproportionate to the element being audited. जितना आप audit कर रहे हो जिस element का, वहां तक ही लगेगा. For example, although requirement of 570 are likely to be relevant. आपने क्या बोला अभी, सारे स्टैंडर्ड लगेंगे तो likely to be relevant है भैया, 570 भी लगेगा. In an audit of account receivable, complying with those requirements may not be practical because of the audit effort required. भाई वो पूरी कंपनी पे देखते हैं. मैं आप सिर्फ डेटर का ऑडिट कर रहा हूँ तो मैं कैसे पूरा ऐसे 570 देख सकता हूँ, मेरे लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है. वो कंप्लीट सेट वाला ही देखेगा. हम जितना रेलेवेंट हमारे ऑडिटर डेटर के लिए है, रिवेन्यू का सर्टेनिटी, हमारे रिवेन्यू का रिकॉग्निशन, हमारे डेटर्स का एग्जिस्टेंस, हम उतना सब देख लेंगे. अब आप बोलो भैया 570 मतलब मेरी सेल चलती रहेगी, मेरे डेटर बनते रहेंगे, ये सब पे हो सकता है हम उतना ना जा पाएँ. उसके बाद कहते हैं एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ एफआरएफ देखना है. एज पर एस 210 ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू कंसिडर एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ एफआरएफ. ठीक है जी. दस डिटरमाइन द एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ एफआरएफ अप्लाई इन द प्रिपरेशन ऑफ सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्पेसिफिक एलिमेंट. तो ये था आपका एंगेजमेंट एक्सेप्टेंस के टाइम पे जो एग्जाम्पल लिया, ऐसे 200 का, 210 का और एक 570 को कोट किया है. प्लानिंग एंड परफॉर्मेंस में सिंपल बोलता है अप्लाई ऑल एसेज एज रिक्वायर्ड इन द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. हाउएवर रेलेवेंस ऑफ ईच एसेज इज टू बी कंसिडर. हो सकता है मल्टीपल एसेज आपके लिए रेलेवेंट ना हो. फाइनली आता है ओपिनियन. इन द केस ऑफ ए सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्पेसिफिक एलिमेंट, एप्लीकेबल एफआरएफ में नॉट एक्सप्लिसिटली एड्रेस द प्रेजेंटेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट और द एलिमेंट. हो सकता है ना बताए. दिस मे बी द केस व्हेन द एप्लीकेबल एफआरएफ इज बेस्ड ऑन ए एफआरएफ एस्टैब्लिश्ड by an authorized or recognized standard setting organization. ठीक है जी. The auditor consider whether expected form of opinion is appropriate in the light of applicable FRF. आपको देखना है जो आप ओपिनियन फ्रेम कर रहे हैं वो FRF के हिसाब से सही है या नहीं. ये क्वेश्चन बस आपने एक इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना है, या इसको आप क्वेश्चन नंबर 1 मार्क कर लो. क्या इसको आप क्वेश्चन नंबर 1 मार्क कर लीजिए. मैं इसको ठीक कर लेता हूं पहले. आप इसको क्वेश्चन नंबर 1 मार्क कर लीजिएगा. फैक्टर्स दैट में अफेक्ट द ऑडिटर कंसिडरेशन एज टू वेदर टू यूज द फ्रेज प्रेजेंट फेयरली इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट और गिव इट ट्रू एंड फेयर व्यू इन द ऑडिट ओपिनियन इंक्लूड. क्या इंक्लूड करेगा वो आपने बताना है. तो क्या कहते हैं देखिएगा. Whether the applicable FRF is explicitly or implicitly restrict to the preparation of a complete set of financial statement. आपने देखना है क्या हमारा FRF restrict करता है फुल सेट को. whether the single financial statement or specific element of a financial statement will, number 1 A, जो आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए हैं, सिंगल मतलब मे बी यू आर डूइंग ओनली बैलेंस शीट, एलिमेंट मतलब मे बी यू आर डूइंग ओनली डेटर्स.
comply with each of those requirement of the framework relevant to the particular financial statement or element. जो भी एफ है आपने उस एफ की रिक्वायरमेंट को कंप्लाई करना है जो सिंगल सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे लगता है, एंड द प्रेजेंटेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्पेसिफिक एलिमेंट इंक्लूड रिलेटेड नोट्स एंड डिस्क्लोजर। और आपके जो सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ना उसके अंदर वो सारे नोट्स और डिस्क्लोजर आने चाहिए जो भी एफ की रिक्वायरमेंट है। ऐसा नहीं है सिंगल, मैं दोबारा सेम एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसा नहीं है सिंगल आपने लाइन आइटम लिख दी डेटर्स 8,000 करोड़ और आपके फाइनेंशियल कंप्लीट आप ऑडिट कर दो, नहीं, उसके अंदर रेलेवेंट सारे डिस्क्लोजर और नोट्स आने चाहिए और एज पर एफ आपको वो सारी चीज़ें देखनी है। उसके बाद क्या कहता है, इफ नेसेसरी टू अचीव फेयर प्रेजेंटेशन प्रोवाइड डिस्क्लोजर। फेयर प्रेजेंटेशन है तो आप ज़्यादा भी दिखा सकते हैं, कम भी, इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस प्रोवाइड डिस्क्लोजर्स beyond those specifically required by the framework or in exceptional circumstance depart from a requirement of the framework। तो ये दो पॉइंट आपके मेन पॉइंट है और दोनों ही बेसिक पॉइंट है जिसको मैंने समरी में कवर कर लिया है। अब आप क्या कर रहे हो जी, ओपिनियन फ्रेम कर रहे हो और रिपोर्ट बना रहे हो। देखिए, इफ ऑडिटर ऑल्सो ऑडिटिंग फुल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अगर आप फुल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का भी ऑडिट कर रहे हो तो एक्सप्रेस सेपरेट ओपिनियन ऑन ईच एंगेजमेंट, दोनों की अलग अलग बनेगी। And auditing single financial statement specific element may be published together with the entity audited financial statement। हो सकता है दोनों एक साथ पब्लिश हो रहे हो। If the auditor conclude that the presentation of single financial statement specific element does not differentiate, highlight कर देता हूँ, समरी में सब कवर है, does not differentiate it sufficiently from the financial statement, the auditor shall ask management to rectify the situation। differentiate करना पड़ेगा। The auditor shall also differentiate the opinion on the single financial statement specific element from the opinion of the financial statement of the full financial statement। The auditor shall also not issue the audit report containing the opinion on the single financial statement specific element until satisfied with the differentiation। तब तक मत देना जब तक differentiate हो ना जाए। तो पहला था पॉइंट differentiation के ऊपर। आगे ये जो मैंने आपको टेबल बना के दी है उस पे है, if the opinion in the audit report of an entity financial statement is modified, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट किया आपने, मॉडिफाई, और रिपोर्ट इंक्लूड एन ईओएम और ओएम पैरा, द ऑडिटर शैल डिटरमाइन द इफेक्ट ऑन द रिपोर्ट ऑफ ए सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एलिमेंट। आपको देखना पड़ेगा क्या वो इफेक्ट आ रहा है क्या इस सिंगल पे। when deemed appropriate, अगर आपको appropriate लगे, the auditor shall modify the opinion on single financial statement specific element or include an EOM or OM para in the auditor report। ये mandatory नहीं है, when you think कि उसका impact आ रहा है then you will modify। अगला पैरा पढ़िए, if the auditor concludes that it is necessary to express an adverse opinion or disclaim an opinion on the entity financial statement, जब आपको लगे कि आप एडवर्स दे रहे हो या डिस्क्लेम कर रहे हो मेन फाइनेंशियल पे, SS 705 does not permit to include the same auditor report an unmodified opinion on a single financial statement specific element that form part of those financial statement। तो हमारा SS 705 बोलता है भैया ऐसे केस में आप सिंगल पे ना अनमोडिफाइड ओपिनियन ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दे सकते। इसका एक्सेप्शन है, वो भी पढ़ लेते हैं, आगे चलते हैं। ये रहा वो उसके एक्सेप्शन। If the auditor conclude that it is necessary to express an adverse opinion or disclaim of opinion on the entity financial statement, जो भी केस था सेम है, but ये इंपॉर्टेंट है, in the context of a separate audit of a specific element, जो स्पेसिफिक एलिमेंट का आप ऑडिट कर रहे हो, the auditor nevertheless consider it appropriate to express an unmodified opinion on that element, the auditor only do so। ये बात आप प्लीज मार्क कर लीजिएगा, आपको सिर्फ तभी करना है कब जी, the auditor is not prohibited by law or regulation from doing so। Second, opinion expressed in an auditor report that is not published together, ठीक है, published together नहीं है, with the auditor report containing the adverse or disclaiming an opinion। And third one, specific element does not constitute a major portion of the entity complete set of financial statement। जो specific element है does not constitute, वो एक छोटा सा ही portion है, वो कोई major portion नहीं है। ये तीन बातें आपकी कवर होंगी। उसी केस में आप क्या कर सकते हो, जाके एडवर्स के अगेंस्ट में जाके आप अनमोडिफाइड ओपिनियन दे सकते हो एलिमेंट के केस में। ये एक सिंपल है, एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है आपको मैंने अलग से ही बता दिया था, यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखे हैं। एलिमेंट के एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं, अकाउंट रिसीवेबल हो सकता है डाउटफुल का आप ऑडिट कर रहे हो, स्केड्यूल का ऑडिट कर रहे हो ऑफ एक्सटर्नली मैनेज एसेट्स एंड इनकम ऑफ ए प्राइवेट पेंशन प्लान, आप स्केड्यूल देख रहे हो नेट टेंजिबल एसेट का इंक्लूडिंग रिलेटेड नोट, ए स्केड्यूल ऑफ डिस्बर्समेंट इन रिलेशन। तो ये एक एग्जाम्पल्स है, पेपर में एग्जाम्पल आ सकते हैं सर, बिल्कुल आ सकते हैं, तो आप एग्जाम्पल भी करके जाइएगा, ये भी मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है। सर क्वेश्चन मार्क करवा दूँ आपको मेरे हिसाब से क्या क्या बन सकते हैं यहाँ से। एक्सेप्टेंस पे क्वेश्चन बन सकता है क्वेश्चन नंबर 1 कि क्या देखोगे, इसका आंसर आप कुछ आंसर
आप ऐसे 800 से भी ला सकते हो, बाकी पॉइंट यहाँ से। ओपिनियन पे जनरल पॉइंट है सारे, बेसिक पॉइंट है। फॉर्मिंग एंड ओपिनियन पे भी मुझे फॉर्मिंग ऑफ ओपिनियन पे पॉइंट बन सकता है, केस स्टडी बन सकती है जिसमें आपको बताना पड़ेगा। और ये तो है ही अच्छा पॉइंट, जब एडवर्स ओपिनियन और सेकंड केस में आप अनमोडिफाइड ओपिनियन दे रहे हो तो किन बातों का ध्यान रखेंगे। तो ये आपका क्वेश्चन टू बी इम्पोर्टेंट। एक क्वेश्चन और है, एग्जाम्पल्स, क्वेश्चन नंबर 3। ये स्टैंडर्ड को मैं वैसे इंपॉर्टेंट मार्क नहीं करूंगा, ये कभी भी नहीं आते थे 2017 से पहले। 2017 में जब ये स्टैंडर्ड थे तो इनसे क्वेश्चन रेयरली कभी आते थे, नहीं आते थे, एक आध बार आ जाता था, अदरवाइज 720 तक हमारे सारे स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस आते थे। लेकिन अब ये सब नए ऐड हुए हैं तो मुझे लगता है कि 2025 या 2026 के अटेम्प्ट तक यहाँ से क्वेश्चन आएंगे और उसके बाद ये वापस से शायद ठंडे हो जाएं। चलो जी, अब अगला स्टैंडर्ड करते हैं जो कि है एंगेजमेंट टू रिपोर्ट ऑन समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। समरी मतलब हमने मेन फाइनेंशियल बनाए, उसके बाद हमने समरी बनाई। समरी के ऑडिटर सेम रहेंगे, ध्यान रखना है कि ये बात। अब हम चलते हैं समरी फाइनेंशियल का वीडियो बनाने। चलिए जी बेटा, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एसे नंबर 810 जो कि बात करता है समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो कि हमने हमारे फुल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं, उसी का ही एक पार्ट बना है समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फटाफट से देखते हैं। एंगेजमेंट टू रिपोर्ट ऑन समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहां से ड्राइव हुआ है जी? आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। सबसे मेन जो बात आपको ध्यान रखनी है वो ये कि ऑडिटर मस्ट बी सेम एज अपॉइंटेड फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्योंकि वही आपको कंडेंस्ड फॉर्म में, अब्राइज्ड फॉर्म में बना के फाइनेंशियल देगा। इसके अंदर भी 3 बातें आती हैं आपकी। सबसे पहले एंगेजमेंट, एक्सेप्टेंस। तो पहला पॉइंट वही रिपीट होता है, ऑडिटर मस्ट बी सेम एज अपॉइंटेड फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो ऑडिटर आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए अपॉइंट हुआ था वही ऑडिटर आप समरी के लिए रखने वाले हो। बिफोर एक्सेप्टेंस ऑडिटर को क्या क्या देखना है? नंबर 1, ये पॉइंट देखो मैंने ऑलरेडी हाईलाइट किया आपके लिए, फिर भी मैं दोबारा कर रहा हूं। बिफोर एक्सेप्टेंस आपने ये देखना है कि आप समरी किस क्राइटेरिया के बेस पे बनाने वाले हो, किसके लिए बनाने वाले हो, क्या रेलेवेंट इंफॉर्मेशन रहने वाली है। तो आपने ना सबसे पहले डिटरमाइन करना है अप्लाइड क्राइटेरिया क्या रहेगा जो एक्सेप्टेबल रहेगा। स्टार 1 है, मैंने नीचे बताया है। अप्लाइड क्राइटेरिया को देखने के लिए कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं। सबसे पहले आप देखोगे नेचर ऑफ एंटिटी क्या है, पर्पस क्या है इस समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, जो लोग इसे यूज करने वाले हैं उनकी इंफॉर्मेशन नीड क्या है, अप्लाइड क्राइटेरिया कैसा रहने वाला है। कहीं ऐसा तो नहीं है इस क्राइटेरिया की वजह से हमारे फाइनेंशियल क्या हो जाए, मिसलीड हो जाए। तो इन फैक्टर्स को आपने देखना है। क्या क्या है? नेचर ऑफ एंटिटी, पर्पस, इंफॉर्मेशन नीड, अप्लाइड क्राइटेरिया नॉट रिजल्ट इन मिसलीडिंग दी फाइनेंशियल्स। दोबारा आ जाओ जी। हमने कहा एंगेजमेंट एक्सेप्टेंस पे आपने क्या देखना है? आपने कहा सर सबसे पहले तो ऑडिटर सेम रहेगा। दूसरा, ऑडिटर को बिफोर एक्सेप्टेंस देखना है अप्लाइड क्राइटेरिया क्या है। ठीक है जी, आप एक समरी बना रहे हो, आपने अप्लाइड क्राइटेरिया देख लिए, फैक्टर्स देख लिए, आपके हिसाब से फाइनेंशियल बन सकते हैं। एक इसके अंदर आपने मेन पॉइंट को ध्यान रखना है, मैनेजमेंट के साथ एग्रीमेंट करना है। क्या जी? आपकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए फाइनेंशियल तो वही बनाएगी। साथ ही साथ आपने ये भी बताना है कि जो समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, यहाँ पे एसएफएस का मतलब है समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो जो भी अप्लाइड क्राइटेरिया आपने डिसाइड किए हैं उसके हिसाब से आप बनाओगे। ठीक है जी। एक और बात, समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप जिस भी पर्सन को देने वाले हो उनको आप मेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट अवेलेबल करवाओगे। ऐसा ना हो कि आपने गवर्नमेंट को या किसी को मान लो समरी फाइनेंशियल दिए और उनको पता ही नहीं इसके मेन फाइनेंशियल्स का है। आप अवेलेबल करवाओगे फुल फाइनेंशियल्स विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस। दूसरा पॉइंट यही कहता है अवेलेबल करवाना है ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एएफएस का मतलब क्या लिख देता हूं मैं, एसएफएस का मतलब है समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एएफएस का मतलब अपने यहाँ पे फुल वाला है ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है जी। Available AFS to intended user of summary financial statement without any difficulty। आपको विदाउट एनी डिफिकल्टी, विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, जिनको आप समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे रहे हो उनको आप मेन फाइनेंशियल, ऑडिटेड फाइनेंशियल अवेलेबल करवाओगे। यहाँ पे भी आपने फैक्टर्स ऑफ फॉर अवेलेबिलिटी ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या चीजें ऑडिटर को देखनी है वो देखिए। ऑडिटर को देखना है समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्क्राइब फ्रॉम वेयर एंड होम ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर अवेलेबल। समरी फाइनेंशियल के अंदर ही नोट होना चाहिए कि आप यहां से अपने मेन फाइनेंशियल्स, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ले सकते हो, या फिर आप ये बता सकते हो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर अवेलेबल ऑन पब्लिक रिकॉर्ड। मैनेजमेंट कैन एस्टैब्लिश ए प्रोसेस
प्रोसेस बता सकते हो बाय विच इंटेंडेड यूजर, जो यूज कर रहा है समरी, कैन ऑब्टेन रेडी एक्सेस टू द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये चीजें ऑडिटर को मेक श्योर कर लेनी है। समरी फाइनेंशियल्स या तो आपने बता दिया किससे ले सकते हैं, कैसे ले सकते हैं, कहां पब्लिक रिकॉर्ड में अवेलेबल है, प्रोसेस बता दो जी जिससे कि आपके इंटेंडेड यूजर ऑब्टेन कर सकते हैं रेडी एक्सेस टू दी ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो यहाँ पे ना फैक्टर्स फॉर अवेलेबिलिटी ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी दिए हुए हैं आपके एक्सेप्टेंस के टाइम पे। तो एक्सेप्टेंस में देखो दोबारा आ जाओ। सबसे पहले आपने कहा ऑडिटर सेम रहेगा, बिल्कुल ठीक है जी। आपने अप्लाइड क्राइटेरिया की बात की, उसके फैक्टर्स आपने देखे। फिर आपने कहा कि ऑडिटर की मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी में हम मैनेजमेंट को बोलेंगे कि जिनको आप इंटेंडेड यूजर हैं उनको आप अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस दोगे, किसके, आपके ऑडिटेड फाइनेंशियल के। तो उसमें आपने कौन से फैक्टर देखने, 3 चीजों को देखना है, वो हमने डिस्कस की। उसके बाद आप इंक्लूड करोगे ऑडिट रिपोर्ट ऑन समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन एनी डॉक्यूमेंट। ऐसा नहीं है हमने आपको ऑडिट रिपोर्ट दी समरी फाइनेंशियल पे, आपने समरी फाइनेंशियल पे बस लिख दिया कि दीज फाइनेंशियल्स आर ऑडिटेड बाय द चार्टर्ड अकाउंटेंट। नहीं, उस फाइनेंशियल के साथ भी आप हमारी ऑडिट रिपोर्ट इंक्लूड करके लगाओगे, जैसे हमारी मेन फाइनेंशियल के साथ लगती है तो वो भी लगेगा। साथ ही साथ सिंस समरी फाइनेंशियल है, आप क्लाइंट के साथ डिस्कस कर लो स्टार्टिंग में ही, फॉर्म एंड कंटेंट होना चाहिए यहाँ पे। फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ ओपिनियन क्या रहने वाला है, उसके साथ भी आप मैनेजमेंट को एग्री कर लो। तो बेटा प्लानिंग पे ही देखो काफ़ी सारे पॉइंट आ गए 810 के अंदर। अगर तीनों में से, अगर आप मुझसे पूछो ना सर तीनों में से अच्छा स्टैंडर्ड कौन सा है, बढ़िया कौन सा है जिस पे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, तो मैं जाऊंगा 810 के साथ। ये मेरे हिसाब से एक अच्छा स्टैंडर्ड है। समरी की बात करता है, कंडेंस्ड फॉर्म की बात करता है, अब्राइज्ड फाइनेंशियल की बात करता है। लो जी, तो एक बार आप आराम से देखो, मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई भी आपको समझने में दिक्कत है। यहाँ पे ना सारा लर्निंग कंटेंट है, आपको चार्ट बनाना पड़ेगा, पॉइंट्स को याद करना पड़ेगा। ऐसे 810 में आप याद रखना अप्लाइड क्राइटेरिया एक वर्ड है जो आपको याद करना पड़ेगा, डिफरेंट है। तो ऑडिटर को देखना है बिफोर एक्सेप्टेंस अप्लाइड क्राइटेरिया क्या है, उसके फैक्टर, फाइनेंशियल्स अवेलेबल करवाने पड़ेंगे ऑडिटेड फाइनेंशियल्स, उसके फैक्टर। आपको देखना है कि ऑडिट रिपोर्ट आपकी इंक्लूड हो, और फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ ओपिनियन भी आप मैनेजमेंट के साथ एग्री करेंगे। ये था आपका एक्सेप्टेंस ऑफ समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के पॉइंट। पहले बुक से रीड करवा दूं, फिर आगे चलें, साथ साथ चलते हैं। पहले बुक से रीड करते हैं, क्योंकि ये स्टैंडर्ड थोड़ा सा बड़ा भी है, तो जितना कंटेंट आपको समझ आया उतना मैं बुक से रीड करवा दूं। सर बुक से रीड करवाने की जरूरत ही नहीं है, सेम ही है, एक बार देख लेते हैं बेटा। लो जी, ऐसे नंबर 810, एंगेजमेंट टू रिपोर्ट ऑन समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब क्या है, मीनिंग क्या है? समरी, एसएफएस, समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज ए हिस्टोरिकल फाइनेंशियल, यार हमारे मेन फाइनेंशियल भी हिस्टोरिकल, ये भी हिस्टोरिकल उसी से ड्राइव किया है। इज ए हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन विच ड्राइव फ्रॉम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बट कंटेन लेस डिटेल देन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उससे कंडेंस्ड है, लेस डिटेल है। एसए 800 कब एप्लीकेबल होगा, ये भी देखिए। द एसए इज एप्लीकेबल व्हेन द सेम ऑडिटर इज अंडरटेकिंग ऑडिट ऑफ कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर एसए 800 एज वेल एज ऑडिट ऑफ समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एंगेजमेंट एक्सेप्टेंस के टाइम पे आपने क्या पॉइंट देखना है वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए 3 पॉइंट थे आपकी समरी में, यहाँ पे भी वो तीनों पॉइंट आपके कवर हो जाते हैं, 1 2 3। उसके बाद 2 फैक्टर थे, किसके? एक फैक्टर थे आपके अप्लाइड क्राइटेरिया के, ठीक है, और दूसरे फैक्टर किसके थे आपके? दूसरे थे सर अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल के। ये रहा अवेलेबल। तो पहले फैक्टर रहे आपके एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ अप्लाइड क्राइटेरिया के, दूसरे रहे अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल के, कि भैया आप अवेलेबल करवाओगे विदाउट एनी डिफिकल्टी। तो यहाँ पे हमारा एक्सेप्टेंस का काम खत्म होगा, तो ये पढ़ लेते हैं। The auditor shall accept the engagement only when he is also engaged to audit as per essays those financial statement from which these summary financial statement have been derived। आप सेम ऑडिटर होनी चाहिए। बिफोर एक्सेप्टिंग एंगेजमेंट ऑडिटर शेल देखेगा क्या जी, डिटरमाइन करेगा वेदर द अप्लाइड क्राइटेरिया, द क्राइटेरिया अप्लाइड बाय द मैनेजमेंट इन द प्रिपरेशन ऑफ समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर एक्सेप्टेबल। ठीक है, आगे obtain the agreement of management that acknowledge its responsibility, क्या क्या जी, for the preparation of summary financial statement in accordance with the applied criteria। उसके बाद to make the audited financial statement, main financial का audited, ठीक है, available to the intended user of summary financial statement without undue difficulty। आपने उन सबको अवेलेबल करवा के देना है बिना किसी डिफिकल्टी के। एंड टू इंक्लूड द ऑडिटेड रिपोर्ट ऑन समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन एनी डॉक्यूमेंट
that contain the summary financial statement and that indicate that the auditor has reported on them. जहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑडिटर ने इस पर रिपोर्ट दिया है, उसके साथ ऑडिटर की रिपोर्ट लगी होनी चाहिए. तीसरा पॉइंट, एग्री विद मैनेजमेंट रिगार्डिंग द फॉर्म ऑफ ओपिनियन. यहाँ पे फॉर्म कंटेंट वर्ड है ही नहीं. फॉर्म ऑफ ओपिनियन टू बी एक्सप्रेस ऑन द समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट. अब अपन ने फैक्टर देखे थे. सबसे पहले एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ अप्लाइड क्राइटेरिया का क्या था, नेचर ऑफ एंटिटी, द पर्पज ऑफ द समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, information need of intended user of summary financial statement, and whether the applied criteria will result in summary financial statement that are not misleading in the circumstance. फिर आपने बात की थी अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल्स की, ऑडिटेड रिपोर्ट की. द समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्क्राइब क्लियरली फ्रॉम whom or where the audited financial statement are available. The audited financial statement are on public record. ठीक है. उसके बाद क्या कहता है, management has established a process by which the intended user of the summary financial statement can obtain ready access to the audited financial statement. आपको लगता है कोई भी एक ऐसा पॉइंट है जो मैंने समरी में छोड़ा हो, हैंड रिटन चार्ट के अंदर आई कवर्ड एवरीथिंग. ठीक है, तो आप यहाँ से भी अपना आराम से रिवीजन कर सकते हैं. इसी समरी को अपनी नोटबुक में लेके जा सकते हैं. आगे चलो जी. सर बात हो गई हमारी एक्सेप्टेंस के टाइम पे, सारे पॉइंट देख लिए. अब आप क्या ऑडिट प्रोसीजर लगाओगे जब आप समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख रहे हो. तो देखो, सबसे पहले तो आप एक बात बताओ, समरी फाइनेंशियल कहाँ से बने हैं. सर मेन फाइनेंशियल से बने होंगे, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से. तो आप एग्री कर लो कि दोनों इन्फॉर्मेशन एक दूसरे के साथ मैच कर रही है क्या. कहीं ऐसा ना हो समरी की इन्फॉर्मेशन वहाँ से ड्राइव वहाँ से हो रही है बट मैच ही ना कर रही हो. तो देखेगा समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये पॉइंट पहला होना चाहिए मेरे हिसाब से, बट आईसीएस स्टडी मटेरियल ने इसको बहुत आखिरी में रखा है. समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एग्री विद ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट. बाकी सारे पॉइंट वही हैं जो ऊपर थे, वही आपने रिपीट करना है. बेसिकली ऊपर तो बोल रहा है कि एक्सेप्टेंस के टाइप पे आपको ये देखना है. यहाँ पे आपको बोल रहा है कि भैया इन चीज़ों को अच्छे से चेक कर लेना. क्या जी, समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एडिक्वेटली डिस्क्लोज देयर समरी नेचर एंड आइडेंटिफाई द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट. समरी के अंदर सारी चीज़ें, मेन चीज़ें डिस्क्लोज हो गई हो और उसके अंदर आइडेंटिफिकेशन किया गया हो किसका, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का उसके अंदर होना चाहिए. इफ समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट नॉट अकम्पनी बाय ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आप मेंशन करोगे फ्रॉम whom एंड वेयर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर अवेलेबल, और इसके फैक्टर आपने ऊपर ही देख लिए. समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्क्लोज करेगा जी क्या, अभी आपने एक वर्ड देखा था क्या, अप्लाइड क्राइटेरिया. और समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर होगा एज पर अप्लाइड क्राइटेरिया. तो यहाँ पे दो वर्ड आ जाते हैं अप्लाइड क्राइटेरिया के, याद करने के प्रोस्पेक्टिव से मैंने एक साथ लिखे हैं. एक पॉइंट बनेगा डिस्क्लोज पे, एक पॉइंट बनेगा प्रिपेयर के ऊपर. देखिएगा ऑडिट प्रोसीजर, कल को पेपर में आ गया ऐसे 810 कि ऑडिट प्रोसीजर बताओ क्या रहेंगे आपके समरी के. तो पहला क्या कहता है, समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट भैया प्रॉपरली डिस्क्लोज करे समरी के नेचर को और आइडेंटिफाई करे ऑडिटेड फाइनेंशियल को. फिर आप बताओगे कि अगर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकम्पनी नहीं करते समरी के साथ, तो फ्रॉम whom एंड वेयर वी कैन ऑब्टेन. दो पॉइंट बन जाएंगे, डिस्क्लोजर एज पर अप्लाइड क्राइटेरिया, प्रिपरेशन ऑफ समरी एज पर अप्लाइड क्राइटेरिया. ठीक है जी, 4 पॉइंट हो गए. समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंटेन नेसेसरी इंफॉर्मेशन विच इज नॉट मिसलीडिंग. सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए. समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटेड फाइनेंशियल से मैच करना चाहिए. ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर अवेलेबल टू यूजर विदाउट एनी डिफिकल्टी. ये ऊपर हालांकि यहाँ से भी आप देखेंगे तो सेम पॉइंट दोबारा आ गया, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट अवेलेबल होना चाहिए यूजर्स को विदाउट एनी डिफिकल्टी. सर ये क्या स्टैंडर्ड है, ऐसी फीलिंग आ रही होगी ना सर ये क्या स्टैंडर्ड, फालतू के स्टैंडर्ड है. हाँ भैया बस इतना ही कंटेंट है. ये था ऑडिट प्रोसीजर जो एक ऑडिटर को वेरीफाई करना है. चलो जी बुक से रीड कर लेते हैं. इसको मैं रीड नहीं करूंगा क्योंकि ये ऑलरेडी समरी ही है किताब में. प्लीज देख लीजिए, एज इट इज सेम है जो वहां पे मैंने लिखा है. नेचर ऑफ प्रोसीजर क्या लिख रहा है, समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ने एडिक्वेटली डिस्क्लोज किया हो देयर समरी नेचर. ठीक है, एंड आइडेंटिफाई करता है ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, क्लियरली डिस्क्राइब करे क्या जी, the following case summary financial statement are not accompanied by audited financial statement from whom and where audited financial statement are available. Law and regulation that specify that audited financial statement need not be made available to intended user of summary financial statement. ऐसा भी हो सकता है, उस केस में भी आप बताओगे. Summary financial statement adequately disclose the apply criteria.
Summary financial statements are prepared in accordance with the applied criteria. Summary financial statement contain necessary information which is not misleading. Summary financial agree with the related information in audited financial statement. Audited financial statement are available to intended user without undue difficulty. ये आपको बेटा याद करना है. देखो अगर मैं बताऊं तो मेरे लिए तो ये स्टैंडर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है. तो एंगेजमेंट एक्सेप्टेंस का क्वेश्चन भी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. आपके 1 2 3 पॉइंट बन रहे हैं और सेकंड में भी 2 पॉइंट है. आपका पेपर में आ सकता है. ऑडिट प्रोसीजर भी आपके एग्जाम में आ सकता है क्योंकि काफ़ी पॉइंट्स इसके अंदर भी आप लिखने के लिए. अब यहाँ से बड़ा सिंपल हो गया है. मेन बात यही थी बस. अब आपने अपना जजमेंट लगाना है, दिमाग लगा के मुझे बताना है. एक तरफ है आपके मेन फाइनेंशियल, उसी से ही बने हैं समरी. इसका मतलब देखो जो पहले आपने स्टैंडर्ड किया ना वो चीज़ अलग थी. पहले क्या था, अगर मैं स्पेशल पर्पस की बात करूँ और जनरल पर्पस की बात करूँ, 2 अलग अलग फाइनेंशियल बन रहे हैं. ठीक है, सेम एंटिटी के. फिर उसके बाद हमने किया ऐसे 805, उसमें क्या था, पार्ट था. आपने फुल फाइनेंशियल का ऑडिट अलग किया तो उसकी ओपिनियन अलग हो सकती थी, पार्ट की ओपिनियन अलग हो सकती थी. लेकिन यहाँ पे क्या है, एक फुल है और वही उसी की ही समरी है. तो आप मुझे बताओ क्या ऐसा हो सकता है क्या कि फुल की ओपिनियन अलग हो और समरी की ओपिनियन अलग हो? नहीं सर, यहाँ तो पूरे ही फाइनेंशियल की समरी है तो ओपिनियन तो दोनों के केस में सेम ही रहने वाली है. अगर फुल एडवर्स है तो समरी में बनाऊंगा ही नहीं, ओपिनियन नहीं दूंगा क्योंकि उस पर एडवर्स ही रहेगा. तो आराम से देखेगा क्या कहता है. एक केस में बस समरी के केस में हम मॉडिफाई ओपिनियन करेंगे, वो कब, वो डिस्कस करना है मुझे. तो ये इंपॉर्टेंट भी है और जजमेंटल भी है. ऊपर वाला तो क्या सेल्फ रीड भी करते समझ आया था, यहां से थोड़ा सा देखना है. क्या कहता है, आप अनमोडिफाइड ओपिनियन दे रहे हो कहां पे, समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में. उसकी वर्डिंग पे बात कर रहे हैं कि आप क्या लिखोगे. तो आपने क्या बोलना है, समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर कंसिस्टेंट. सर ये कंसिस्टेंट वर्ड आप कब यूज करोगे, लिख लो बेटा, आपकी बुक में यहां नहीं है, आप लिख लो कंप्लायंस फ्रेमवर्क में. कंप्लायंस फ्रेमवर्क ऐसे 700 में पढ़ा था, अगर किसी स्टूडेंट को याद ना हो तो. ऐसे 700 में आपने कंप्लायंस फ्रेमवर्क पढ़ा था. तो अगर मैं कंप्लायंस के हिसाब से समरी बना रहा हूं तो मैं बोलूंगा कि ये फाइनेंशियल ना कंसिस्टेंट है, जो भी जिस भी चीज के साथ मेरे को कंप्लाई करना है. और फेयर वर्ड कब यूज करेंगे, जब फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क हो. ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर कंसिस्टेंट इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट विद द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अकॉर्डेंस विद द अप्लाइड क्राइटेरिया. दूसरा क्या कहता है, समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ए फेयर समरी ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अकॉर्डेंस विद अप्लाइड क्राइटेरिया. लेकिन सर दोनों में से कब यूज करेंगे, तो ये यूज करोगे जब आपका कंप्लायंस फ्रेमवर्क चल रहा है, और आप नीचे वाला यूज करोगे फेयर समरी जब आपका फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क है. ये आप लिख लीजिए प्लीज. इफ लॉ और रेगुलेशन प्रेस्क्राइब द वर्डिंग ऑफ ओपिनियन, मान लो लॉ बताता है कि भैया इस तरह से आपको अपना ओपिनियन फ्रेम करना है, तो ठीक है सर, जो हमारी एग्जिस्टिंग रिक्वायरमेंट है वो सब फॉलो करेंगे. और लॉ एंड रेगुलेशन के लिए अगर मुझे लगता है कि मुझे कुछ एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन देना है, एक्स्ट्रा काम करना है, वो मैं डाल दूंगा. ठीक है, ताकि यूजर की कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो वो दूर हो जाए. पढ़िएगा. और अगर ना दूर हो तो फिर उस क्लाइंट को एक्सेप्ट मत करना अनलेस एंड अनटिल लॉ एंड रेगुलेशन ही बोले. द ऑडिटर शैल एक्सेप्ट, मतलब समरी का ऑडिट. द ऑडिटर शैल अप्लाई प्रोसीजर डिस्कस अर्लियर, जितना भी हमने अभी तक किया वो सारा काम करना है. एंड एनी फर्दर प्रोसीजर नेसेसरी टू एनेबल द ऑडिटर टू एक्सप्रेस द प्रेस्क्राइब ओपिनियन एंड evaluate whether user of the summary financial statement might misunderstand auditor opinion, and if so whether additional explanation in the auditor. और यार सर आपने समरी से नहीं करवाया, चलो ये पढ़ लो फिर समरी से करवाते हैं. whether additional explanation in the audit report can mitigate possible misunderstanding. if yes then it is fine, if no तो भैया मत लो. if auditor conclude additional explanation cannot mitigate possible misunderstanding, auditor shall not accept the engagement unless required by law or regulation to do so. चलो जी समरी से आगे करते हैं. तो ऑडिट प्रोसीजर हो गया, ओपिनियन की बात हो गई. अनमोडिफाइड ओपिनियन है तो आप क्या बोलोगे, समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंसिस्टेंट कब सर, जब आपका कंप्लायंस फ्रेमवर्क है. फेयर कब, जब फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क है. लॉ एंड रेगुलेशन प्रेस्क्राइब करते हैं ओपिनियन वर्डिंग की, तो आपने क्या करना है, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर लगाना है. एडिशनल एक्सप्लेनेशन को आप ऐड कर सकते हो टू मिटिगेट मिसअंडरस्टैंडिंग. If additional explanation does not mitigate misunderstanding, then auditor shall not accept the engagement unless required by law. समरी में पूरा कवर है. उसके बाद आ जाओ सब्सिक्वेंट इवेंट. ये मैं एग्जांपल से समझाता हूँ, आइए देखिएगा. आपका जो मेन ऑडिट रिपोर्ट है वो बन गई मान लीजिए 20 मई की. ठीक है सर, 20 मई का हमारा मेन ऑडिट रिपोर्ट बन गया. समरी बनाना है. समरी मैंने बनाया सर 20 जून को. इसका आप मुझे बताओ, जब ये मेन ऑडिट रिपोर्ट मैंने बना दी,
क्या इसके बाद के मैंने सब्सीक्वेंट इवेंट कंसिडर किए होंगे समरी में? क्या मैंने यहाँ पे जब समरी बनाई तो क्या SA 560 के सब्सिक्वेंट इवेंट को मैंने कंसिडर किया होगा? आंसर इज नो। सर मैंने यहाँ पे जो ऑडिट रिपोर्ट थी ना, यहीं इस डेट तक ही मैंने SA 560 फॉलो किया था। अब मैंने इसी की समरी बनाई है तो मैंने सब्सिक्वेंट इवेंट फॉलो नहीं किया। तो आपको नहीं लगता जब आपकी समरी की डेट 20 जून होगी तो आपको उसमें स्पेसिफिकली लिख देना चाहिए कि भैया समरी में ऑडिट रिपोर्ट की डेट के बाद का हमने कोई भी सब्सिक्वेंट इवेंट कंसिडर नहीं किया। तो सब्सिक्वेंट इवेंट पे एक स्पेसिफिक पॉइंट है, समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट मे बी डेटेड, मे बी जरूरी नहीं है, हो सकता है जिस दिन फाइनेंशियल बन रहा है, जिस दिन ऑडिट रिपोर्ट बन रहा है उसी दिन समरी भी बन गया, लेकिन अगर बाद का है तो सब्सिक्वेंट इवेंट पे हम ओपिनियन नहीं दे रहे। समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट मे बी डेटेड लेटर देन द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट ऑन ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मेंशन दैट subsequent event after the date of audit report on AFS are not considered or not audited। उसके बाद ऑडिट रिपोर्ट और ओपिनियन है वो हम डायरेक्टली बुक से ही देखेंगे। लो जी, तो टाइमिंग ऑफ वर्क एंड सब्सिक्वेंट इवेंट। The report on summary financial statement is dated not earlier than the date on which summary financial statement have been prepared। ये तो जनरल नॉलेज है, जब प्रिपेयर होगा उसी के बाद ऑडिट होगा। And recognized authority have asserted their responsibility for summary financial statement। जो भी अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर दी है, प्रिपेयर कर दी है, जो भी रिक्वायरमेंट है FRF की और अकाउंटिंग्स की उसके हिसाब से उन्होंने बना दी है, साइन कर दी है। यहाँ पे हमारा काम आता है। रिपोर्ट ऑन समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट मे बी डेटेड लेटर देन द डेट ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है सर, बाद की डेट हो सकती है। देन ऑडिट रिपोर्ट शैल स्टेट दैट समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट उस दिन 30 जून को डू नॉट रिफ्लेक्ट द इफेक्ट ऑफ इवेंट आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट ऑन ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बाद का कोई भी सब्सिक्वेंट इवेंट हमने कंसिडर नहीं किया, या आपने उसमें मेंशन करना है। ये एक लिख लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप अच्छे से मेंशन कर लेना, भूलना नहीं। उसके बाद आता है जी समरी फाइनेंशियल रिपोर्ट आप बनाओगे तो ऑडिट रिपोर्ट तो बनाओगे, तो हम क्या फॉलो करेंगे? ऐसे 700 फॉलो करोगे? हाँ जी, लेकिन एक बात है यहाँ पे, एक बात है जो थोड़ा अलग है, डिफरेंट है। यहाँ की ना थोड़ा सा पॉइंट ऐड हुए हैं जो आप 700 में नहीं डालते, क्यों? समरी है तो जो ऊपर आपने ऑडिट प्रोसीजर लगाए थे वो यहाँ आप ऐड करोगे। तो बाकी सब तो सेम है कि आपका टाइटल, आपका एड्रेस ही। यहाँ पे एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ को आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में क्या डालोगे? वही सब है जो ऊपर देख कर आए हो, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट है कि इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में क्या क्या आएगा देखिएगा। आइडेंटिफाई समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑन विच द ऑडिटर इज रिपोर्टिंग इंक्लूडिंग द टाइटल ऑफ ई स्टेटमेंट इंक्लूडेड इन समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सबके टाइटल जैसे बैलेंस शीट, P&L जो भी है आपने आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई करना है ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, भैया इसके ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये है, ये भी आपने आइडेंटिफाई करना है। रेफर टू द ऑडिटर रिपोर्ट ऑन द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, द डेट ऑफ दैट रिपोर्ट एंड द फैक्ट दैट एन अनमोडिफाइड ओपिनियन हैज बीन एक्सप्रेस ऑन द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इफ इट इज सो। आप समरी के अंदर ना ऑडिटेड फाइनेंशियल के बारे में बताओगे तो क्या एक एडिशनल पॉइंट हो गया? यस सर, ये तो एक बहुत बढ़िया एडिशनल पॉइंट हो गया। समरी में मैं ऑडिटेड फाइनेंशियल के बारे में बताऊंगा, उसकी ओपिनियन के बारे में भी बताऊंगा, अगर मॉडिफाइड ओपिनियन थी वहां पे तो उसका रीजन भी बताऊंगा, तो ये सब बताना पड़ता है। तो ये एक आपका नया पॉइंट था। उसके अनमॉडिफाइड ओपिनियन है वो भी बताओगे कि भैया हमने वहां पे अनमॉडिफाइड दे रखी है। आगे चलो जी, फिर ये सब्सिक्वेंट इवेंट वाला पॉइंट रिपीट हो गया। If the date of audit report on summary financial statement is later than the date of audit report on the audited financial statement, state that summary financial statement and audited financial statement do not reflect the event that occurred subsequent to the date of auditor report on the audited financial statement। भाई हमने दोबारा जो भी समरी बनाई है ना, उसमें हमने एक बार जो पहले ऑडिट रिपोर्ट बना दी थी उसके बाद का हमने कोई भी इवेंट कंसिडर नहीं किया। ये एक इंपॉर्टेंट है। Statement indicate that summary financial statement do not contain all the disclosure required by FRF applied in the preparation of audited financial statement, and the reading of summary financial statement is not a substitute for reading of the audited financial statement। एक और चीज़ डिस्क्लोज करवाओ अपनी रिपोर्ट के अंदर कि भैया ये समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ना मेन ऑडिट रिपोर्ट का सब्सटीट्यूट नहीं है। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था। तो 3 पॉइंट आ गए। क्या जी? आपने क्या करना है, समरी के अंदर अपनी ओपिनियन को रेफर करना है,
आपने सब्सिक्वेंट इवेंट का पॉइंट रेफर करना है, आपने बताना है दिस रिपोर्ट इज़ नॉट द सब्सटीट्यूट ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बेटा यहाँ लिख लो, याद करना है, क्योंकि कुछ बच्चे सोचेंगे कि बस ऐसे ही रीड करके चले जाएं इसको, ये याद करना है, वेरी इंपॉर्टेंट। और एक क्वेश्चन और बता देता हूँ जो आपको याद करना है, क्वेश्चन 2 याद करना है बेटा, क्योंकि मैंने देखो आपको दो पीछे वाले 2 स्टैंडर्ड मैंने नहीं कहा कि पेपर में मेरे, हालांकि न्यू एडिशन आ सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से 810 का क्वेश्चन आएगा जो भी रिसेंट अटेम्प्ट रहेंगे, और ये भी याद करना है। मतलब 810 के तीनों क्वेश्चन आपने याद करने हैं तसल्ली से पॉइंट्स, ठीक है जी। आगे चलते हैं जी, बाकी सारे ठीक है, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब नॉर्मल है। उसके बाद जजमेंटल बात दोबारा आ जाती है। हमने मेन रिपोर्ट बनाई, उसी की हमने समरी बनाई, तो क्या कहता है, क्वालिफाइड ओपिनियन है, ईओएम है, ओएम है पैरा इन रिपोर्ट ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या है, क्वालिफाइड रिपोर्ट है। जैसे अभी आपने इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में बताया था कि अगर अनमोडिफाइड ओपिनियन है तो आपने समरी में ही बता दिया था कि भैया एक अनमोडिफाइड ओपिनियन है। तो अगर क्वालिफाइड है तो क्वालिफाइड के बारे में बताओगे क्या समरी में? बिल्कुल बताएंगे सर, देखेगा। स्टिल द ऑडिटर इज सेटिस्फाइड दैट summary financial statement are consistent or fair summary of audited financial in accordance with applied criteria, then report on summary financial also mention also describe। समझिएगा मेरी बात पहले ध्यान से। आपने मेन ऑडिट रिपोर्ट की समरी बनाई है, मेन ऑडिट रिपोर्ट में आपने क्वालिफाइड ओपिनियन डाल दी, लेकिन जिस बंदे ने समरी बनाई है ना, उसने सही समरी बनाई है। क्वालिफाइड का कोई भी रीजन हो सकता है, उसने समरी सही बनाई है। अब आपको ओपिनियन देना, ये समरी सही बनी है क्या? तो आप कहोगे हाँ जी, ट्रू एंड फेयरली समरी बनी है, लेकिन यार मेन ऑडिट रिपोर्ट में तो मॉडिफाइड ओपिनियन है। तो आपको नहीं लगता आपको इसमें बताना चाहिए? आप ये तो बोल रहे हो हमारे हिसाब से समरी सही बनी है, लेकिन जिससे बनी है उसमें ओपिनियन मॉडिफाई है, तो आपको नहीं लगता यहाँ मेंशन करना चाहिए? तो क्या कहता है, Still the auditor is satisfied that the summary are consistent and fair, consistent or fair, जो भी है, consistent, compliance, fair presentation. In accordance with applied criteria, the report on summary financial also state that the audit report on audited financial statement contain, आप भैया समरी में बता दोगे कि जो हमारी ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ना, उसमें क्वालिफिकेशन दी हुई है या ईओएम या ओएम पैरा है, भाई जाके पढ़ लो, हम आपको बता रहे हैं। डिस्क्राइब कर दो बेसिस क्या था उस क्वालिफिकेशन का। सर बंदा जाके पढ़ लेगा, हम क्यों बताएं समरी में? बता दो ना भाई, क्या जा रहा है। डिस्क्राइब कर दो बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन ऑन ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड दैट क्वालिफाइड ओपिनियन और ईओएम ओएम पैरा एन इफेक्ट देयर ऑन समरी। अगर कोई इफेक्ट है तो उसका इफेक्ट भी बता दो, इफ एनी। तो अगर क्वालिफाइड ओपिनियन है, ये देखो इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पे, इसलिए मैं थोड़ा रुक रहा हूँ। अगर ऑडिट रिपोर्ट के अंदर आपका क्वालिफिकेशन है तो समरी सही बनी है, स्टिल आप क्या करो, बता दो कि जो हमारी ऑडिट रिपोर्ट है ना, ऑडिटेड फाइनेंशियल है, उसके अंदर क्वालिफिकेशन दी है, उसका ये रीज़न है, और अगर समरी पे कोई इंपैक्ट है वो भी बता दो। ये आपने अपने पैरा में कवर कर लेना है, समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऑडिट रिपोर्ट में आपने कवर करना है। ठीक है सर, आगे चलो। अभी तक तो क्वालिफिकेशन की बात थी, अब एडवर्स ओपिनियन है या डिस्क्लेम है, तो क्या करें सर? यार जब मेन ऑडिट रिपोर्ट पे एडवर्स ओपिनियन दे दिया है, डिस्क्लेमर दे दिया, तो हो सकता है समरी पे हम ओपिनियन नहीं ना दें। रिपोर्ट ऑन समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट शैल स्टेट द फॉलोइंग। क्या जी, सेम बात, ऑडिट रिपोर्ट कंटेन एडवर्स और डिस्क्लेम ऑफ ओपिनियन बेसिस दैट एज ए रिजल्ट ऑफ एडवर्स और डिस्क्लेम ऑफ ओपिनियन इट इज इनएप्रोप्रिएट टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। भैया उसमें हमारा डिस्क्लेमर है या एडवर्स है, इसलिए हम शायद इस पे आपको समरी पे कोई ओपिनियन ना दे पाए, ऐसा भी आप बोल सकते हो। सर ये भी सिंपल था। सर मॉडिफाई, समरी को कब मॉडिफाई करेंगे? समरी को मॉडिफाई कब करेंगे? जब समरी सही नहीं बनेगी मेन फाइनेंशियल से। हाँ सर सही कह रहे हो, अगर समरी मेन फाइनेंशियल से सही बनी है फिर तो उसमें क्या मॉडिफाई करोगे? फिर तो आप बोलोगे फेयरली बनी है, फिर तो हम सिर्फ ये दिखा देंगे उसके अंदर, अगर मेन रिपोर्ट हमारी मॉडिफाइड है तो उसमें बस लिख देंगे मेन ऑडिटेड फाइनेंशियल में मॉडिफाइड ओपिनियन है, उसका रीजन और उसका इंपैक्ट। समरी को कब मॉडिफाई करोगे? जब समरी सही नहीं बनी है। अब पढ़ो इसको, modified opinion on summary financial statement, express adverse opinion when, कब? summary financial statement are not consistent in all material respect with or are not a fair summary of audited financial statement with applied criteria। जो applied criteria थे समरी बनाने के, उसके हिसाब से आपने समरी नहीं बनाई, तो मैं फिर कैसे बोलूँ समरी फेयर है? मैनेजमेंट डज नॉट एग्री टू मेक द नेसेसरी चेंजेस, तो उस केस में भैया हम बोल देंगे एडवर्स ओपिनियन समरी के लिए, क्योंकि समरी सही से नहीं बनी। तो यहां तक थे हमारे 3 ओपिनियन पैरा।
ठीक है, ये अच्छे से रीड करना। उसके बाद सेम पॉइंट है भैया जी, जो आप ऐसे 700 में पढ़कर आते हो ना, जो अभी आपने पढ़ा है वही सेम पॉइंट है। रिस्ट्रिक्शन ऑन डिस्ट्रीब्यूशन और यूज ऑफ अलर्ट रीडर्स फॉर द बेसिक ऑफ अकाउंटिंग, ये आपने अभी पीछे वाले स्टैंडर्ड में भी कवर किया है। When distribution or use of auditor report is restricted, or the auditor report alert reader that the financial statements are prepared in accordance with a special purpose framework, the auditor shall include a similar restriction or alert in the auditor report. आप डाल देना भैया। कंपैरेटिव, आपने देखा होगा ऐसे 700 कंपैरेटिव की बात करता है, तो क्या समरी में कंपैरेटिव आना चाहिए? नहीं आया तो क्या वो एक फेयर प्रेजेंटेशन है या नहीं, उसका भी इम्पैक्ट देखना पड़ेगा। इफ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंटेन कंपैरेटिव बट समरी डू नॉट, डिटरमाइन वेदर सच ओमिशन इज रीजनेबल, determine the effect of unreasonable omission on the audit report of summary. If summary contain comparative, then auditor report on summary financial statement shall also contain the matter as per SA 710. बड़ी सिंपल सी बात थी, ये ऐसे 700 में आपने पढ़ा है। अनऑडिटेड सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड विद समरी, पहले हम मेन के साथ पढ़ रहे थे, अभी समरी के साथ पढ़ रहे हैं, कंटेंट सेम है। Evaluate any unaudited supplementary information is clearly differentiated from the summary financial statement. If auditor conclude that presentation such info is not clearly differentiated, he shall ask management to change the presentation. If management refuse to do so, he shall explain in the report that such information is not covered by that report. ये भी बिल्कुल सेम है। अदर इन्फो इन डॉक्यूमेंट SS 720 आपने पढ़ा था, तो वो भी आपने देखना पड़ेगा। रीड अदर इन्फो इन रिलेटेड ऑडिटर रिपोर्ट टू कंसिडर वेदर देर इज ए मटेरियल इनकंसिस्टेंसी, ठीक है। इफ ऑडिटर आइडेंटिफाई मटेरियल इनकंसिस्टेंसी, ही शैल डिटरमाइन वेदर समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट और अदर इन्फो नीड्स टू बी रिवाइज्ड। इफ ही बिकम अवेयर दैट अदर इन्फो नीड्स टू बी रिवाइज, ही शैल डिस्कस द मैटर विद मैनेजमेंट। इन पे तो आप डिटेल स्टैंडर्ड्स पढ़कर आते हो, पीछे 720 है। ऑडिटर एसोसिएशन विद द ओपिनियन, इसको मैं ना हेडिंग को अपडेट कर रहा हूं, आपने क्या करना है, अपडेट करनी है। ऑडिटर एसोसिएशन विद ओपिनियन, थोड़ा समझने के लिए बेटर हो जाएगा। मान लीजिए ऑडिटर को अपॉइंट किया मेन फाइनेंशियल का ऑडिट करने के लिए, लेकिन क्लाइंट समरी भी बना रहा है और उसमें लिख रहा है कि भैया ये ऑडिट हुआ है, तो आप बताओ क्या आप ऐसा लिखने दोगे या आप इनको डिफरेंशिएट करवाओगे, अलग अलग करवाओगे? सर डिफरेंशिएट करवाएंगे, नहीं करेगा तो हम एप्रोप्रिएट एक्शन लेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि मैनेजमेंट हमें अपॉइंट करे समरी के लिए, ऑडिट करने के लिए, हमने समरी का ऑडिट भी कर दिया, मैनेजमेंट ने समरी में लिख भी दिया कि ऑडिटेड समरी, लेकिन मैनेजमेंट उस डॉक्यूमेंट के साथ समरी की ऑडिट रिपोर्ट नहीं लगा रही, तो क्या आप करोगे ऐसा? नहीं सर, हम मैनेजमेंट को बोलेंगे कि इसके साथ हमारी ऑडिट रिपोर्ट भी लगाओ, नहीं लगाएगी तो हम एप्रोप्रिएट एक्शन लेंगे। बस यही है, रीड कर लीजिए। ऑडिटर का एसोसिएशन हो रहा है उसके ओपिनियन के साथ, तो क्या कहता है देखिए। इफ ऑडिटर बिकम अवेयर दैट एंटिटी प्लान टू स्टेट दैट ऑडिटर हैज रिपोर्टेड, क्या कह रहा है, मैनेजमेंट का प्लान है क्या जी, टू स्टेट दैट ऑडिटर हैज रिपोर्टेड ऑन समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन ए डॉक्यूमेंट कंटेनिंग समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मैनेजमेंट का प्लान है कि भैया हम बोलेंगे कि समरी फाइनेंशियल पे ऑडिटर का ऑडिट हुआ है, हम उस पर रिपोर्ट करेंगे। बट डज नॉट प्लान, मैनेजमेंट का कोई प्लान नहीं है, डज नॉट प्लान टू इंक्लूड द रिलेटेड ऑडिटर रिपोर्ट, रिपोर्ट को इंक्लूड करने का प्लान नहीं है। ही का मतलब यहाँ पे ऑडिटर है। ऑडिटर शैल रिक्वेस्ट मैनेजमेंट टू इंक्लूड ऑडिटर रिपोर्ट। ऑडिटर क्या बोलेगा, भाई साहब इस आपके समरी फाइनेंशियल के साथ ना ऑडिट रिपोर्ट इंक्लूड करो प्लीज। इफ मैनेजमेंट डज नॉट डू सो, he shall determine and carry out the other appropriate action designed to prevent management from inappropriate associating with summary financial statement in that document। वो appropriate action लेगा, बस इतना ही है। आगे देखिएगा, the auditor may be engaged to report on financial statement of an entity। auditor को किसके लिए लेके आए हो, फाइनेंशियल के लिए, मेन फाइनेंशियल के लिए। while engaged to report on summary financial statement, और रिपोर्ट किस पे भी जा रही है, समरी पे भी। if auditor become aware that entity plan to make a statement in a document that refer to auditors, किसका रेफर कर रहे हैं वो, ऑडिटर को, and fact that summary financial statement are derived from financial statement audited by the auditor, he shall be satisfied। तो उसको दो चीजें देखनी है, क्या, reference to auditor is made in the context of auditor report on the audited financial, कि ऑडिटर का रेफरेंस किसके लिए है, सिर्फ ऑडिटेड फाइनेंशियल के लिए, एंड स्टेटमेंट डज नॉट गिव इंप्रेशन दैट ऑडिटर हैज रिपोर्टेड ऑन समरी फाइनेंशियल। उस स्टेटमेंट से ऐसा नहीं लगना चाहिए कि भैया ऑडिटर ने समरी पे भी अपना ओपिनियन दिया है। ये दो चीजें चेक करनी है, अगर ये दोनों चीजें ना माने मैनेजमेंट, ना चेक हो, तो ऑडिटर शैल रिक्वेस्ट मैनेजमेंट टू चेंज स्टेटमेंट टू मीट देम और नॉट टू रेफर द ऑडिटर। ठीक है, ये सब आप स्किप कर दो, तो भैया आप मैनेजमेंट को बोल सकते हो इसको चेंज करो या ऑडिटर का नाम वहाँ पे मत डालो। तो ये बिल्कुल था, बिल्कुल
छोटा सा एक पॉइंट है कि ऑडिटर का एसोसिएशन कब होना चाहिए। कब होगा? जब उससे आपने ऑडिट करवाया है, साथ ही साथ आपने उसकी रिपोर्ट भी लगाई है। अगर आप रिपोर्ट नहीं लगवा रहे हो तब भी ऑडिटर एक्शन लेगा। अगर आपने ऑडिट नहीं करवाया और आप ऐसा प्रेजेंट कर रहे हो कि हमने ऑडिट करवाया, तब भी ऑडिटर एक्शन लेगा। ये था आपका एसए नंबर 810। ये सारे बेसिक पॉइंट हैं, ओनली रीड। ठीक है, पोर्शन तो आपको ये भी रीड करना है, लेकिन ये ऐसे ही रीड नहीं करना, ये आपको अच्छे से समझ कर रीड करना है। और बाकी क्वेश्चन मैंने आपको मार्क करवाई दिए। टोटल कितने क्वेश्चन है यहाँ पे? 3 क्वेश्चन है। 3 है या 2 है? एंगेजमेंट एक्सेप्टेंस एक क्वेश्चन आ गया। फैक्टर्स भी आ सकते हैं, ध्यान रखना, कोई भी फैक्टर पूछ सकता है पेपर में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 प्रोसीजर, लॉ एंड रेगुलेशन, सब्सिक्वेंट इवेंट, और एक ये इंट्रोडक्टरी पैरा, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, बाकी जनरल है। अब हम करेंगे जो न्यू स्टडी मटेरियल आया है उसके सारे क्वेश्चन। देखो, जो भी स्टूडेंट यहाँ तक आ गया है ना, वो स्टूडेंट सोच रहे होंगे सर क्वेश्चन बैंक वगैरह एमसीक्यू वगैरह कब आएगा। मैं वीडियो में क्लैरिफाई कर रहा हूँ एक चीज़, अभी तक आईसीएआई ने कोई भी कंटेंट रिलीज नहीं किया है अकॉर्डिंग टू द न्यू कोर्स। तो मेरे पास कुछ भी नहीं है आपको देने के लिए। हम क्या कर सकते हैं, जो अभी तक के जितने भी क्वेश्चंस हैं पुराने वाले, सभी बच्चों के लिए ये चीज़ मैं नहीं कर पाऊंगा। उनको जितने भी हमारे पास अब जितने भी, क्योंकि कुछ स्टूडेंट के मुझे फ़ोन आ रहे हैं, जितने भी हमारे पास अभी तक के जो क्वेश्चंस हैं, उनके जो क्वेश्चन बैंक हमारे पास रखे हुए हैं, हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे इनिशियल स्टूडेंट हैं, देखो इसमें बेनिफिट उन्हीं को मिलेगा जो पुराने स्टूडेंट हैं, जिसने आज क्लासेस लिए उनको नहीं भेजा जाएगा ये। मैं काम कर सकता हूँ, उन बच्चों को एग्जिस्टिंग क्वेश्चन बैंक, एग्जिस्टिंग एमसीक्यू और चार्ट बुक हम आप लोगों को भिजवा देते हैं। ठीक है, जितना भी हमारे पास स्टॉक अवेलेबल है। और तब तक हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हैं, आईसीआई स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं है। आप जितने भी स्टूडेंट हैं, मैं मान के चल रहा हूँ आईसीआई स्टडी मटेरियल आपके पास है, आप उसके पीछे के सारे क्वेश्चन कर लो। वही मैं आपको आज की क्लास में भी करवाऊंगा। कुछ दिन तक अगर आ गए तो ठीक है, नहीं आईसीआई स्टडी मटेरियल के सारे क्वेश्चन निकाल के कंपाइलेशन करके एक क्वेश्चन बैंक हम प्रिंट करेंगे। उसी में ही वो एमसीक्यू होंगे जो आईसीआई स्टडी मटेरियल के हैं, और वो आप लोगों को दे दिए जाएंगे। मैंने ऑलरेडी सारे रिलेवेंट क्वेश्चन जो पुराने हैं वो सारे मैंने ऑलरेडी निकाल के रखे हुए हैं एक फाइल में। मैंने सारे आईसीआई स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन भी निकाल के रखे हुए हैं। मैं सिर्फ वेट कर रहा हूँ कि आईसीआई हो सकता है एक स्पेसिफिक एमसीक्यू बुकलेट निकाल दे या कोई स्पेसिफिक क्वेश्चंस निकाल दे प्रैक्टिस के लिए, तो वो भी आपके क्वेश्चन में आ जाएंगे। क्योंकि ऑलरेडी जो मैं देने की सोच रहा हूँ वो सॉफ्ट कॉपी में अवेलेबल है, आप ड्राइव से देख सकते हैं। ऐसा तो नहीं होगा ना कि मैं आपको एक बार क्वेश्चन बैंक एमसीक्यू दे दूँ और फिर आईसीआई बुकलेट ले आए, और मुझे पता है बच्चा मेरे पास आएगा, कहेगा सर नए क्वेश्चन आ गए हैं, वो आप कब प्रोवाइड करोगे। तो आप मेरे से एक्सपेक्ट करोगे कि मैं दोबारा आपको प्रिंट करके दे पाऊँ, तो बेटा दोबारा मैं नहीं दे पाऊंगा। जिन बच्चों को अभी हम एग्जिस्टिंग अगर उनको हम भिजवा रहे हैं, उनको एक कुछ टाइम के लिए ऐसा हो सकता है, चलो हम सोचें कि भाई इनिशियल स्टूडेंट थे, हम उनको नया वाला भी भिजवा दें सिर्फ उनके लिए, कि उनको हम नया भी भिजवा दें। जो नुकसान है वो मेरा होगा, दैट इज़ नॉट ए बिग थिंग, बट सबके लिए शायद हम ऐसा ना कर पाएँ, क्योंकि हमारा जो एग्जिस्टिंग स्टॉक है वो भी लिमिटेड है। कितना होगा, 300 होगा, 400 होगा, 500 बुक्स होंगी। तो उन बच्चों को जिनको जा रहा है उनको शायद मैं नया भी प्रोवाइड कर दूं जब नया आएगा। ठीक है, लेकिन जो अभी रिसेंट के स्टूडेंट हैं वो प्लीज़ आईसीआई स्टडी मटेरियल रेफर करें क्वेश्चंस के लिए। ड्राइव पे पीडीएफ है वो अवेलेबल करें। अगर आईसीआई नहीं लेकर आया, लेट्स से जनवरी आ गया, जनवरी एंड हो गया, फेब आ गया, आईसीआई नहीं लेकर आया, दैट टाइम वी विल टेक ए कॉल और हम पुराने क्वेश्चंस को दोबारा प्रिंट करके आप लोगों के लिए भिजवा देंगे। चलो जी, अब हम करते हैं आईसीआई के सारे क्वेश्चंस आपके लिए। चलिए जी, अब फाइनली 5 मिनट और दीजिए आप बस मेरे को, फटाफट से देखते हैं आईसीआई न्यू स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस। और आप इनको प्लीज़, इन क्वेश्चन को क्या करना, अभी आपके पास क्वेश्चन बैंक तो है नहीं, जिस स्टैंडर्ड का जो क्वेश्चन है ना, आप अपनी बुक में या नोटबुक में इस क्वेश्चन की समरी बना के रख सकते हो कि भैया ये क्वेश्चन है, ताकि बार बार आपको स्टडी मटेरियल भी ओपन ना करना पड़े। 4 क्वेश्चन है, 3 स्टैंडर्ड की हैं, देख लेते हैं फटाफट से। आपने रीड करना है, आपको बताना है कि क्वेश्चन आपको समझ आया क्या। अभी मैं आपसे आंसर की एक्सपेक्टेशन नहीं रख रहा हूँ, बस आपको क्वेश्चन समझ आना चाहिए। और मेन दिक्कत सीए फाइनल में और इंटर पे यही होती है कि स्टूडेंट को क्वेश्चन नहीं समझ आता है। चलिए जी, पहला क्वेश्चन आपके साथ में रीड कर रहा हूँ, साथ साथ रीड कीजिएगा। CAP is auditor of a company responsible for auditing complete set of financial statement. ठीक है जी, he intends to express adverse opinion on complete set of financial statement considering conclusion drawn by him during course of audit. आपको ऑडिटर अपॉइंट किया, आपने ऑडिट किया, आप कौन सा ओपिनियन देने की सोच रहे हो, एडवर्स। ही इज ऑल्सो ऑडिटिंग ट्रेड रिसीवेबल ऑफ कंपनी फॉर द सेम पीरियड इन ए सेपरेट एंगेजमेंट।
आप उसी कंपनी का ट्रेड रिसीवेबल का ऑडिट भी कर रहे हो, सबसे पहले आप मुझे बताओ स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग का नंबर बताओ कौन सा है? 805, ठीक है, क्योंकि पार्ट का ऑडिट है, ठीक है, 805 आपने आई थिंक सही बोला है। उसके बाद कैन ही एक्सप्रेस अनमोडिफाइड ओपिनियन इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रेड रिसीवेबल, इफ सो डिस्कस दो सर्कमस्टांस। आपने फुल फाइनेंशियल पे दिया एडवर्स, नाउ यू आर थिंकिंग टू गिव एन अनमोडिफाइड ओपिनियन ऑन द ट्रेड रिसीवेबल, कब दे सकते हो? वो है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया हो। इस केस में आपको 3 पॉइंट लिखने हैं, ठीक है, मैं नहीं बता रहा, खुद से आइडेंटिफाई करो और इस क्वेश्चन को आप अपनी नोटबुक में ले जाके लिख सकते हो, बुक में ले जाके लिख सकते हो, ऐसे नंबर 805, ठीक है जी, समझ आ गया? हाँ जी सर, दिखा दो एक बार, लो भाई देख लो, आखिरी में था शायद, इंपॉर्टेंट मैंने मार्क भी किया था। अनमोडिफाइड ओपिनियन होती है तो किस केस में जाओगे कि ऑडिटर प्रोहिबिटेड नहीं है लॉ एंड रेगुलेशन से, कंबाइंड रिपोर्ट प्रेजेंट नहीं होगी, और जिस एलिमेंट का आप ऑडिट कर रहे हो वो पूरे फाइनेंशियल का मेजर पोर्शन नहीं है, ठीक है? हाँ जी सर, ठीक है। अब आगे और क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं दिखाऊंगा, आप खुद से देखिएगा। अगला, लिस्ट आउट फ्यू फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑडिटर डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सेप्टेबिलिटी। देखो तीन ही फैक्टर हैं, एक्सेप्टेंस, प्लानिंग परफॉर्मेंस, ओपिनियन रिपोर्टिंग। तो क्वेश्चन किस पे है? एक्सेप्टेंस, और तीनों ही स्टैंडर्ड में है, तो किसका है वो देखना पड़ेगा। लिस्ट आउट फ्यू फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑडिटर डिटर्मिनेशन ऑफ द एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ अप्लाइड क्राइटेरिया बिफोर एक्सेप्टिंग ऑडिट ऑफ समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखो वर्ड पहला आ गया अप्लाइड क्राइटेरिया, दूसरा आ गया समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तीसरा एक्सेप्टेंस। तो एक्सेप्टेंस के टाइम पे आप क्या क्या देखते हो? समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के टाइम पे वो आपको सारे पॉइंट यहाँ पे मेंशन करने हैं। देखो अगर आपके पेपर में समरी ना भी लिखा होता ना और अप्लाइड क्राइटेरिया लिखा होता तो भी आपने यही सारे पॉइंट लिखने थे, ठीक है जी, कि फाइनेंशियल अप्लाइड क्राइटेरिया से बने हो, अवेलेबल करवाओगे आप मेन ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, और इंक्लूड करोगे अपनी ऑडिट रिपोर्ट को समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ, और आपका ओपिनियन को डिस्कस करोगे। आप चाहो तो फैक्टर भी डाल सकते हो, अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है तो सिर्फ 3-4 पॉइंट से क्या आप नंबर मिलेंगे। अगर आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है ये, तो आप फैक्टर्स भी 1-1, 2-2 पॉइंट एक्सप्लेन कर सकते हो। चलो जी आगे चलते हैं। तो ये कौन सा क्वेश्चन था? हमारा सेकंड क्वेश्चन, और ये कौन से स्टैंडर्ड का था? एसए नंबर बताओ, 810। थर्ड क्वेश्चन स्टैंडर्ड का नाम ही दे दिया। एसए नंबर 800 डील विद स्पेशल कंसिडरेशन एप्लीकेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क, ठीक है जी। एक्सप्लेन बाय गिविंग एग्जांपल मीनिंग ऑफ स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क। बेसिक पहला ही क्वेश्चन आ गया आपकी किताब का, स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क क्या है और उसके एग्जाम्पल्स आपने देने हैं, बड़ा सिंपल क्वेश्चन था। फोर्थ, CA Y इज द ऑडिटर ऑफ ए कंपनी, ही हैज एक्सप्रेस एडवर्स ओपिनियन ऑन ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आपने ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे एडवर्स ओपिनियन दिया। व्हाट एडिशनल पॉइंट ही हैज टू कीप इन माइंड while expressing opinion on summary financial statement derived from such audited financial statement। ये क्या कह रहा है? आप क्या एडिशनल पॉइंट देखोगे जब आप एक्सप्रेस करोगे ओपिनियन किस पे? समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, जो कि ड्राइव हुए हैं किससे? ऑडिटेड से। ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे कौन सा ओपिनियन है? एडवर्स ओपिनियन है। अब आप क्या पॉइंट ध्यान रखोगे जब आप समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ओपिनियन बनाओगे? बताओ सर, आपने बताया था ना अगर हमारा ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एडवर्स ओपिनियन है तो मैं समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो सकता है सही बनाऊं, लेकिन उसमें एक पॉइंट ऐड कर दूंगा कि भैया हमारा ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कौन सा ओपिनियन है? एडवर्स ओपिनियन है, उसका बेसिस ऑफ ओपिनियन और उसका रीज़न। और ऐसा भी मैं बोल सकता हूँ, सिंस आर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर एडवर्स, और डिस्क्लेमर, क्वेश्चन में एडवर्स आ गया है इसलिए डिस्क्लेमर लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन बुक में डिस्क्लेमर भी है, देन वी आर अनेबल टू गिव एन in opinion on the summary financial statement, or it is inappropriate to give an opinion on the summary financial statement। देख लेते हैं इसको भी। ये क्वेश्चन अच्छा था ना? कहाँ है सर? ये रहा एडवर्स ओपिनियन, ये रहा, और डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन ऑन ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो आप किन चीज़ों का ध्यान रखेंगे, ये आपका आंसर फ्रेम होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। 4 ही क्वेश्चन थे शायद, 4 ही क्वेश्चन थे। आई होप आपको चारों क्वेश्चन समझ आ गए हो। और उसके अलावा टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, बड़े बेसिक से एग्जांपल है, प्लीज़ एक बार आप उन्हें रीड कर लीजिएगा। एक केस बेस MCQ और है,
वो देख लेते हैं, या वो भी पहले सेल्फ ट्राई करोगे? मैं करवा दूं? करवा देते हैं एक बार फटाफट। Given below is an extract of abridged financial statement of scheme of Smart Investment Mutual Fund. The abridged financial statement have been derived from audited financial statement. abridged को आप summary भी बोल सकते हो, of Smart Investment Mutual Fund as on 31st March. ठीक है जी, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे दिए। ठीक है, अभी नीचे चलते हैं, फिर देखेंगे ऊपर आके कुछ रीड करने की जरूरत है क्या। ये इनकम स्टेटमेंट दे दी। ठीक है जी, यहाँ पढ़ते हैं। द abridged फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द स्कीम ऑफ फंड हैव बीन प्रिपेयर्ड बाय बोर्ड ऑफ ट्रस्टी ऑफ फंड परसेंट टू सेबी गाइडलाइंस, सेबी रेगुलेशंस एंड इन अकॉर्डेंस विद द फॉर्मेट प्रेस्क्राइब बाय सेबी। जो समरी बनी है वो सेबी के गाइडलाइंस के हिसाब से बनी है। प्रीवियस ईयर फिगर हैव बीन इग्नोर फॉर द पर्पज ऑफ केस के लिए प्रीवियस ईयर फिगर को इग्नोर किया है। क्वेश्चन में लिख दिया है, तो हम कोई भी अब इस पर ना 710 वाली दिल की बात नहीं रखेंगे। ठीक है, मान लिया हमने। अनमोडिफाइड ओपिनियन हैज़ बीन एक्सप्रेस बाय ऑडिटर इन ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये भी बता दिया समरी के अंदर कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे कौन सी ओपिनियन दी है, अनमोडिफाइड दी है। ठीक है जी, ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड एज ऑन 31 मार्च एंड फॉर ईयर एंडेड, 2 साल की हमने अनमोडिफाइड दी है। कीपिंग इन व्यू अबाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, आपने क्वेश्चन का आंसर देना है, आपने ही देना है। और मैं आपको एक बात बता दूंगा, अब जो केस बेस एमसीक्यूज आएंगे आपके पेपर में, आपको ऐसा लगेगा कि भाई इसका कंसेप्ट से कोई लेना देना नहीं है, ये जजमेंटल आपके आंसर आने वाले हैं। आप देख रहे हो पेपर में क्या लिखा है, मोस्ट अप्रोप्रिएट। इसका मतलब ऐसा हो सकता है कि तीनों चारों आंसर ठीक है, आपने मोस्ट अप्रोप्रिएट सेलेक्ट करना है। इसका एक सबसे अच्छा ये है कि जहाँ पे आपको जिस तरह के क्वेश्चन में डाउट लगे ना, आप स्टार मार्क कर लेना और पेपर में जाने से पहले उनको जरूर देखना। पहला देखिएगा, गिवन द अबव एक्सट्रैक्ट ऑफ abridged फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड डिस्क्रिप्शन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट। देखो केस पे जाके ना एक और चीज़ ध्यान रखना कि केस बेस एमसीक्यू के आंसर कैसे करने हैं। केस बेस एमसीक्यू को आपने ऊपर से रिव्यू किया, नंबर्स को छोड़ दिया, फिर आप नीचे आ गए। अगर आपको लगता है कि ऊपर जाने की रिक्वायरमेंट है तो फिर हम रेलेवेंट पैरा में ऊपर जाएंगे, अदरवाइज हो सकता है आंसर सोल्व हो जाए। तो ये नहीं कि आप 15 मिनट बैठ के पहले केस ही पढ़ने बैठ गए, सिर्फ मेन पॉइंट को रीड करना है और आपने क्वेश्चन पे आना है। मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट बताओ कौन सी है। द ऑडिटर में प्रिज्यूम दैट क्राइटेरिया अप्लाई बाय बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज इन द प्रिपरेशन ऑफ द abridged फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर एक्सेप्टेबल। The auditor cannot presume the criteria applied by board of trustees in preparation of abridged financial statement are acceptable. Cannot presume, ऊपर में बोल रहा है may presume। तीसरे में बोल रहा है the abridged financial statement have been prepared by board of trustees. The auditor cannot ordinarily accept criteria applied by them for the preparation of such abridged financial statement before detail evaluation। कह रहा है वो ordinarily accept नहीं कर सकता, एक्सेप्ट करने से पहले उसे डिटेल इवैल्यूएट करना पड़ेगा, इवैल्यूएशन करना पड़ेगा। द ऑडिटर इज ड्यूटी बाउंड टू एक्सेप्ट द क्राइटेरिया अप्लाइड बाय बोर्ड ऑफ ट्रस्टी इन द प्रिपरेशन ऑफ abridged फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कह रहा है वो एक्सेप्ट करने के लिए ड्यूटी बाउंड है। ठीक है, अब आप एक आंसर अपनी नोटबुक में लिख लो। ठीक है, आप बोलोगे सर डी तो हो ही नहीं सकता, चलो जी डी नहीं हो सकता। ठीक है, द ऑडिटर कैन नॉट प्रिज्यूम, द ऑडिटर मे प्रिज्यूम, और वो कह रहा है कि डिटेल इवैल्यूएशन के साथ करो। मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन में ना एक गलती है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट पहले अपना आंसर लिख लो, फिर उसके बाद में डिस्कशन स्टार्ट करूंगा। इस आंसर में एक छोटी सी गलती है, पॉइंट ऑफ टाइम इस आंसर में नहीं दिया। आप अपना आंसर लिख लो। देखो काफ़ी स्टूडेंट ने आंसर दिया होगा बी कि वो प्रिज्यूम नहीं कर सकता, काफ़ी स्टूडेंट ने आंसर दिया होगा सी कि सर वो प्रिज्यूम नहीं कर सकता, इवैल्यूएशन के बाद प्रिज्यूम कर सकता है। काफ़ी ने हो सकता है आंसर दे दिया हो मे प्रिज्यूम कर सकता है। अब जिसने ए दिया है ना, उसने कोई ना कोई जजमेंट लगाई होगी। जो बी और सी वाले हैं वो जजमेंटली सही है। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन का अगर आप आई से आंसर देखोगे ना, तो आई से आंसर जो है वो ए है कि द ऑडिटर मे प्रिज्यूम द क्राइटेरिया अप्लाइड बाय द बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज इन द प्रिपरेशन ऑफ द abridged फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर एक्सेप्टेबल। लेकिन उस ए आंसर के पीछे ना एक बहुत बड़ा जजमेंट है जो आपके क्वेश्चन में मिसिंग है। सर जब भी हम बिफोर एक्सेप्टेंस क्लाइंट की बात करते हैं, आपके एसे के अंदर 3 पार्ट में डिवाइडेड है ऐसे, बिफोर एक्सेप्टेंस, प्लानिंग परफॉर्मेंस, ओपिनियन रिपोर्टिंग। जब भी हम बिफोर एक्सेप्टेंस बात करते हैं एफआरएफ की, तो हम एक अजम्पशन लेके चलते हैं क्लाइंट एक्सेप्टेंस से पहले कि यार ये फाइनेंशियल तो जो रेलेवेंट एफआरएफ है उसी के हिसाब से बनाएंगे, तो हम क्लाइंट एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक अजम्पशन लेते हुए, एक प्रेजम्पशन लेते हुए कि फाइनेंशियल तो उसी के हिसाब से बनाएंगे ना, एक्सेप्ट कर लेते हैं। आफ्टर एक्सेप्टेंस जब हम एग्जीक्यूशन पे जाते हैं, वहां पे हम डिटेल इवैल्यूएशन करते हैं। क्वेश्चन ने कहीं लिखा है कि कौन सी स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है एट द टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस, बिफोर एक्सेप्टेंस? नहीं,
इसने एक अजम्पशन ले ली कि ऐसे जो है हमारा स्टैंडर्ड जो है वो बात ही करता है बिफोर एक्सेप्टेंस की। जो देखो अब ये ना अलग ही लेवल की जजमेंट है। मतलब मैं सोच रहा हूँ अगर इस तरह की एमसीक्यू या केस बेस एमसीक्यू आ गए ना तो आधे से ज्यादा बच्चे गलत आंसर करेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ स्टार मार्क करके रखना इन चीजों को पेपर के लिए। आपके क्वेश्चन में कहीं लिखा है? नहीं लिखा। अब बच्चा दिमाग लगाएगा क्या? आप बताओ, क्या आपका दिमाग चला था कि ऐसे नंबर ना हमारे बिफोर एक्सेप्टेंस की बात करते हैं कंसेप्ट में? तो बिफोर एक्सेप्टेंस क्लाइंट एक्सेप्ट करने से पहले तो मैं एजम्पशन ही लेके चलता हूं ना कि फाइनेंशियल एफआरएफ के हिसाब से बनाएगा। आफ्टर एक्सेप्टेंस हम इवैल्यूएशन करते हैं। जनरली आप मुझसे पूछोगे तो मैं बोलूंगा यार आंसर एक काम करो ना, सी रखो, हम डिटेल इवैल्यूएशन के बाद अपना एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन पेपर में आपकी बुक में ए है, आई होप ए ही हो, आप लोग साथ साथ लिख लो, बाद में हम चेक कर लेंगे। तो इसका जो अजम्पशन है वो ये है बिफोर एक्सेप्टेंस। ठीक है, आगे चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखिएगा। सर इस तरह के पेपर में क्वेश्चन आ गए तो बेटा भगवान राम को याद करना, भगवान कृष्ण को याद करना, ठीक है, या आप जीसस को याद करना या अल्लाह को याद करना, और कोई इसका रास्ता नहीं है। और इन क्वेश्चन को मार्क कर लो, इसमें आपको जजमेंट लगाना है। मोस्ट अप्रोप्रिएट वाले क्वेश्चन जो आ जाएं उसको तो मैं कह रहा हूँ चाहे बाद में ही कर लेना। Which of the following statement in reference to abridged financial statement is not in accordance with the requirement of SA 810? मतलब समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कुछ आपको स्टेटमेंट दे रखी है, नॉट इन अकॉर्डेंस, आपको बताना है 810 के हिसाब से कौन सी नहीं है। तो ये शायद सही है क्योंकि इसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट नहीं है, तो आपको ये स्टैंडर्ड के हिसाब से आंसर देना है। ये शायद आप सब बता दोगे। पहला कौन सी नहीं है वो बताना है। द नोट्स टू अकाउंट शुड स्पेशली डिस्क्लोज दैट these summary financial statement have been derived from the audited financial statement। क्या आप मेंशन करते हो नोट्स में कि जो समरी है वो मेरा मेन से आई है? पहला, the board of trustees management has disclosed that audited financial statement are available on the website of the company। आपको यही बताना पड़ेगा समरी के साथ कि ऑडिटेड जो है वो हमारी वेबसाइट पे है। ठीक है जी। तीसरा, it should be stated in the audit report that the abridged financial statement have been compared with the related information in the audited financial statement to determine whether the abridged financial statement agree with or can be recalculated from the related information in the audited financial statement। कह रहा है ये लिखो आप अपनी ऑडिट रिपोर्ट में कि हमने समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंपेयर कर लिया है ऑडिटेड फाइनेंशियल से और एग्री भी कर लिया है, और यू कैन ऑल्सो, यू नहीं लिखा, कैन बी रिकैलकुलेटेड फ्रॉम द रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। तीसरा पॉइंट क्या ये डिस्क्लोजर में आना चाहिए। फोर्थ, इट शुड बी स्टेटेड इन द ऑडिट रिपोर्ट दैट रीडिंग द अब्रिज्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज नॉट ए सब्स्टिट्यूट फॉर रीडिंग द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द स्कीम ऑफ द फंड। कह रहा है ये समरी सब्स्टिट्यूट नहीं है। बताओ जी कौन सा आंसर है इसमें? तो देखो साफ साफ पता चल रहा है मुझे तो आंसर, आई होप आप लोगों को भी पता चल रहा हो। लिख लो अपने आराम से अपनी आंसर शीट में। देखो आपको पता है सर, साफ साफ बताना पड़ेगा कि भाई जो समरी है वो मेन से आई है, तो पहला तो है। दूसरा भी आपने पढ़ा है कि भैया आपको बताना पड़ेगा कि मेन फाइनेंशियल कहाँ से मिलेंगे। डी भी आपको पता है कि आपको बताना पड़ेगा कि ये सब्स्टिट्यूट नहीं है। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने कभी आपको पढ़ाई कि आपको ये लिखना पड़ेगा ऑडिट रिपोर्ट में कि हमने ऑडिट कर लिया है, मैच कर लिया है, एग्री कर लिया है, रिकैलकुलेट कर सकते हो? नहीं ना। तो आंसर क्या है? सी। कहीं हमने डिस्कस किया इसको? नहीं। तो आंसर इज सी। सी इज नॉट इन अकॉर्डेंस विद एसए नंबर 810। लो जी थर्ड देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पैरा इज मोस्ट अप्रोप्रिएट। तो एक वर्ड लिख लो मोस्ट अप्रोप्रिएट, जहां आ जाए उस केस बेस एमसीक्यू को आखिरी में अटेम्प्ट करना। ठीक है, टू बी अदरवाइज आपको ना पजल हो जाओगे और उसकी वजह से आपका पेपर खराब हो जाएगा। वैसे तो आप केस बेस एमसीक्यू आखिरी में ही अटेम्प्ट करोगे, लेकिन आखिरी में भी जहां मोस्ट अप्रोप्रिएट आ जाए उसको उसके आखिरी में करना। मतलब अगर मान लो आपको 15 एमसीक्यू अटेम्प्ट करने हैं, 2 में आपने मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड आइडेंटिफाई कर लिया, तो वो 13 अटेम्प्ट करने के बाद करना। ठीक है, नहीं तो वो 2 आपके 13 खराब कर देंगे, ध्यान रखना। 13 नहीं समझ रहा तो 13। तो attempt the most appropriate judgmental case based MCQs at the very end of your paper. Which of the following para is most appropriate to be included under heading auditor responsibility in the auditor report? Our responsibility is to express an opinion on the abridged financial statement based on our procedure, which were conducted in accordance with standard on auditing issued by the Institute of Chartered Accountant of India. दूसरा कहता है our responsibility is to express an opinion on the abridged financial statement based on our procedure, which were conducted in accordance with standard on auditing SA 810, engagement to report on summary financial statement issued by the ICI. तीसरा कहता है our responsibility is to express an opinion on the abridged financial statement based on our procedure, which were conducted in accordance with standards on auditing adopted in circumstances including SA 810। मैं आगे नहीं पढ़ रहा।
Our responsibility is to express an opinion on the abridged financial statement based on our procedure, which were conducted in accordance with SEBI regulations and standards on auditing adopted in circumstance including essay. बताओ भाई, बताओ भैया, देखो पहला गलत है क्योंकि उसमें ऐसे का नाम नहीं आ रहा, सिंपल, पहला मैं बता देता हूँ। तीसरे और चौथे में जबरदस्ती बोल रहे हैं अडॉप्टेड इन सर्कमस्टांस, अडॉप्टेड इन सर्कमस्टांस। आप ना इसमें कंफ्यूज हो जाओगे, मैं बता रहा हूँ। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए, आपने ना अपने आप को ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना है चीज़ों को। सिंपल चीज़ क्या है जहाँ पे सब कुछ आ रहा हो, बी इज़ द आंसर। सिंपल बोल रहा है, हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट किया, SA 810 को लगाया, जिसका नाम ये है, ICAI इशू लगा दिया। ये फालतू के वर्ड है, अडॉप्टेड इन द सर्कमस्टांसेस इंक्लूडिंग SA 810, ये कंफ्यूज करता है आपको। तो आपने ना सिंपल, जिस तरह से हम नॉर्मल लैंग्वेज फ्रेम करते हैं, उस पर फोकस करना है। तो इसका आंसर मैं ही आपको बता रहा हूँ, डोंट बी कंफ्यूज टू योर सेल्फ, बी इज द आंसर। ठीक है, आगे चलो फोर्थ पे। जो डायरेक्ट क्वेश्चन होंगे वो मैं आपसे पूछूंगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पैरा, फिर से मोस्ट अप्रोप्रिएट, आई एम वेरी सॉरी फॉर दिस। विच ऑफ द फॉलोइंग पैरा इज मोस्ट अप्रोप्रिएट टू बी इंक्लूडेड अंडर हेडिंग ओपिनियन इन द ऑडिट रिपोर्ट। ओपिनियन में मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या है? ठीक है, in our opinion, the abridged financial statement derived from the audited financial statement of the scheme of the fund as at March 31st and for the year ended March this are a fair summary of those financial statement and are in accordance with accounting policy and standards specified in SEBI regulation and generally accepted accounting principle in India to the extent applicable। ठीक है जी, अगला देख लो। In our opinion, the abridged financial statement as on March आर ए फेयर समरी ऑफ दोज फाइनेंशियल, मतलब कुछ नहीं बताया, अकाउंटिंग पॉलिसी, सेबी रेगुलेशंस, कुछ नहीं, डायरेक्टली फेयर बोल रहे हैं, तो इसको तो आप काट ही दोगे। तीसरा देख लो, इन आर ओपिनियन द अब्रिज्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ड्राइव फ्रॉम द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ स्कीम ऑफ द फंड ऑन दिस ईयर आर कंसिस्टेंट विद द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बाकी सारी चीज़ें दी है। फोर्थ बोल रहा है, इन आर ओपिनियन द अब्रिज्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ड्राइव फ्रॉम द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द स्कीम ऑफ द फंड आर कंसिस्टेंट। तो मैं बता देता हूँ, आप टाइम बाद में लगा लेना। पहले में उसने क्या बोला, फेयर, और किस किस को फॉलो किया वो बताया। दूसरे आंसर में उसने कुछ नहीं बताया, सिर्फ फेयर बोल दिया। तीसरे में उसने कंसिस्टेंट वर्ड यूज़ किया और बाकी सब बताया। चौथे में उसने सिर्फ कंसिस्टेंट वर्ड यूज़ किया, किसके हिसाब से क्या हुआ है वो नहीं बताया। बेसिकली अब आप क्वेश्चन में आंसर बता दो। मेरे हिसाब से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन विल बी कंफ्यूज, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट विल बी कंफ्यूज्ड बिटवीन ए एंड बिटवीन सी, कि फेयर लें या कंसिस्टेंट लें। तो देखो, जब भी क्वेश्चन साइलेंट हो ना, आपने हमेशा फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क मानना है। मैंने आपकी बुक में मार्क करवाया था, आप कंसिस्टेंट कब बोलोगे, जब कंप्लायंस फ्रेमवर्क हो। अदरवाइज फेयर प्रेजेंटेशन, हम चीज़ों को एक्स्ट्रा भी प्रेजेंट करते हैं, कभी कभी हम चीज़ों से डिपार्ट भी करते हैं। तो अगर फेयर लें तो कौन सा आंसर आ जाएगा, ए इज द आंसर। ध्यान रखना ये बात मेरी। फिफ्थ का आंसर बताइएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूजुअली नॉट एन एलिमेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट ऑफ अब्रिज्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अकॉर्डेंस विद SA 810। अब्रिज्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बताओ क्या नहीं आएगा आपके हिसाब से। आंसर इसकी ऑडिट मैटर, वो नहीं आएगा क्योंकि ऑलरेडी समरी है। तो एम्फेसिस अदर आ सकता है, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आएगी, की ऑडिट मैटर इज द आंसर। तो ये थे आपके 5 केस बेस MCQs। नो योर नॉलेज एक है, वो प्लीज़ आप सेल्फ रीड कर लीजिएगा, उसमें कुछ खास है नहीं। चारों क्वेश्चन आपके डायरेक्ट थे जो कि मैंने आपको मार्क करवा दिए। ये थी आपकी कंप्लीट SA 800 सीरीज। अगले लेक्चर में मैं आपको करवाऊंगा SAE 3420 जो कि बात करता है आपके सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के ऑडिटर की। तो एक बात ध्यान रखना, अगली क्लास पे जाने से पहले मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ, आप इनके नोट्स वगैरह बना लेना, समरी बना लेना अच्छे से। अगली क्लास पे जाने से पहले आपका एक स्टैंडर्ड है SA नंबर 402, वो बोलता है ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी यूजिंग द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। एक एंटिटी, अगर एक यूजर एंटिटी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को यूज करती है तो ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यूजर एंटिटी के ऑडिटर की, अगर आपको याद हो तो उस स्टैंडर्ड का रिवीजन करके आना। क्यों सर? क्योंकि बेटा SA 402 क्या था, दोबारा याद करो। ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसका ऑडिटर, यूजर एंटिटी, जैसे रिलायंस जो किसी एक सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को यूज करता था। सर्विस ऑर्गेनाइजेशन याद करो, मैंने जनपैक का एग्जांपल लिया था, और भी लिए होंगे। तो अब मैं आपको जो SAE 3420 करवाऊंगा ना, मान लो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जनपैक का ऑडिटर है, रिलायंस का नहीं, जनपैक का ऑडिटर था, तो उसको किन चीजों का ध्यान रखना है जब आप एक सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट करते हो। दैट इज SAE 3420, फाइनेंशियल का नहीं, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल का। जो टाइप 1 टाइप 2 रिपोर्ट बनी थी, याद हो तो आपको, तो वो टाइप 1 टाइप 2 की रिपोर्ट जो बनाएगा, जिसको बाकी सारे ऑडिटर यूज करेंगे, उस ऑडिटर को क्या देखना है, दैट इज SAE 3420। उसका हम डिटेल डिस्कशन करेंगे, तो वो तभी समझ आएगा आपको जब आपने SA 402 अच्छे से कर रखा हो। तो प्लीज एक बार उसका रिवीजन करके आना। बाय बाय, टेक केयर, कीप एंजॉयिंग ऑडिट विद कपिल। जय हिंद दोस्तों।